हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज आपकी जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं उसकी लास्ट जो है वो रिवीजन हो रही है, ठीक है। और हमने आलमोस्ट 8 के 8 सिस्टम, 4 बेसिक सब्जेक्ट्स और कल जो है वो 4 हमने क्लिनिकल सब्जेक्ट कम्युनिटी फोरेंसिक कर लिए थे। और आज जो है वो आपके इंपॉर्टेंट से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम करने जा रहे हैं। इसमें से ऑप्शन गैनी को मैं बहुत अच्छे से आपको कराऊंगा और इंशाल्लाह इसके जो 14 MCQs है ना, इसके और ये इसके जो उनसे 12 MCQs है पीट्स के, आई थिंक 12 से 14 होते हैं, पीट्स के 12 होते हैं। ये इंशाल्लाह विल बैठ के आपके आएंगे। जनरल सर जो मैंने जो जनरल मेडिसिन है वो मैंने बेसिक के अंदर बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाई हुई है, ठीक है। तो इसके मैं ओवर रिव्यू करूँगा, लेकिन क्योंकि इसके अंदर मैंने जो टॉपिक्स उठाए हैं ना, ये आपने पढ़ने हैं, ठीक है। ये मैंने इसलिए 70 टॉपिक्स हाई यील्ड रखे हैं क्योंकि ऑप्शन गायनी के अंदर ना आइडिया नहीं होता ज़्यादा। अब मोस्ट कॉमनली वो गायनी से क्वेश्चन उठाता है, ऑप्शन से नहीं उठाता। और पीरियड्स के अंदर भी ऐसे ही होता है कि वो मोस्टली जो है वो आउट ऑफ, जैसे स्टेप 2 के अंदर डायरिया का कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है, और डिहाइड्रेशन के प्लान्स का कोई टॉपिक नहीं है, तो वो उसके अंदर जो है वो उठाता है। वैक्सीनेशन का इतना कोई खास वो नहीं जिक्र नहीं किया हुआ पीरियड्स के अंदर। तो इसलिए वो मैंने टॉपिक सुनाया था कि आप हाई यील्ड्स बैठ के एक दफ़ा 1-2 घंटे के अंदर, वैसे भी सिर्फ क्लूज़ आपने याद रखने हैं। आई विल बैट यू, अगर आपको क्लूज़ आते हैं ना एक टॉपिक के कि यार फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर क्या हो रहा है, एंड्रोमेट्रियोसिस के अंदर क्या हो रहा है, साइक्लिक पेन किसके अंदर हो रहा है, एडिनोमायोसिस के अंदर क्या हो रहा है, आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। रात मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ आपको, मुझे ऑप्शन ज्ञानी सबसे ज़्यादा ऑप्शन ज्ञानी जो है वो मुझे तंग करती है। लेकिन मैंने इसके क्लूज़ इतने अच्छे से किए हैं ना कि रात में पास मेडिसिन का जो है वो पेपर दे रहा था। पास मेडिसिन इज़ एक्चुअली द MRCP पार्ट 1, जो क्वेश्चन क्यू बैंक है उसका है ये MRCP। और मेरे पास मेडिसिन के अंदर 40 में से जो है वो 31 जो है वो मार्क्स आए हैं। उल्टा ही लिख दिया 31 और 40 जो है वो मेरे मार्क्स हैं। एंड MRCP इज़ जस्ट डिफरेंट कि आप FCPS के बाद स्टार्ट करते हैं तैयारी, जब आपकी FCPS की हो जाती है। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि इन क्लूज़ की मदद से ना आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहली बात, दिमाग खोल के पढ़ना है। कल भी जो आपका रिस्पॉन्ड था वो कुछ खास नहीं था, तो आज जो है वो आपने अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ना है क्योंकि हायर सब्जेक्ट्स हैं। ऑलमोस्ट आपका 100 मार्क्स का ये पेपर पड़ा है, 130 मार्क्स का पेपर है। अच्छा जी, नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, जल्दी जल्दी मैं पढ़ाता जाऊँगा क्योंकि 70 टॉपिक्स हैं, ये वरना वीडियो जो है वो 4 घंटों से भी ऊपर हो जाएगी, कोई नहीं देखेगा। तो प्रेगनेंसी के अंदर जो मदर होता है उसका जो बॉडी है उसके अंदर जो फीटस के लिए जो है वो एडजस्ट करना होता है, यानी कि ब्लड ज़्यादा चाहिए, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा चाहिए, GFR ज़्यादा चाहिए और वेंटिलेशन जो है वो आपको ज़्यादा चाहिए। ये आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी की फिजियोलॉजी होती है। तो आपके पास जब एग्जाम में आता है कि प्रेग्नेंट फीमेल है, उसको माइल्ड एनीमिया है, लो कैरेट है, माइल्ड जो है वो आपकी रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस है, तो ऑल द माइल्ड कंडीशंस आर नॉर्मल, क्योंकि बॉडी की जो नीड्स होती हैं वो आपकी मदर की जो बॉडी के फीटस है उसके साथ एडजस्ट हो रहा होता है, ठीक है ना। और आयरन डेफिशिएंसी जो है आपका उससे कहीं ना कहीं जो है वो ना, मैं आपको इसके ना डिफ्रेंशिएशंस मैं बताऊंगा, जैसे एडिनोमायोसिस वर्सेस एंड्रोमेट्रियोसिस, यूट्राइन फिब्रॉइड्स क्या होते हैं, विच इज़ ल्यूमास, और इसके अलावा उसका डिफरेंस आपस में क्या होता है, ब्लीडिंग किस किस के अंदर हो रही होती है, सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी डिस्मेनोरिया एमेनोरिया, ये सारी चीज़ों का डिफरेंस मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। तो नॉर्मल में आपका हर चीज़ जो है वो माइल्ड होती है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, इससे सारी जो है वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं। हाँ, आयरन और जो फोलेट होता है उसको अपने रूटीनली जो है वो एंटीनेटल जो सप्लीमेंटेशन है वो आपने देने होते हैं, ठीक है। तो अगर प्रेगनेंसी के अंदर आपका लो कैरेटिन आपको देखने को मिलता है, माइल्डली लो कैरेटिन देखने को मिलता है, तो आपका किडनी फेलियर्स की तरफ जा सकता है, अदरवाइज जो है वो आपकी नॉर्मल कंडीशन होती है। एंटीनेटल केयर क्या होता है कि प्रेगनेंसी जो है वो फॉलो अप, जिसमें आपकी जो मदर होती है और फीटस है उन दोनों को जो है वो मॉनिटर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर आपका BP, यूरिन, प्रोटीन्स, HB, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें जो है एंटीनेटल केयर के अंदर चेक की जाती हैं। डेट ऑफ प्रेगनेंसी हम कैसे देख सकते हैं, आपकी जो गेस्टेशनल एज है आपने उसको जो है वो कैलकुलेट करना है कि जो सा बेबी है वो कितने वीक्स का है, विच इज़ द डेटिंग ऑफ प्रेगनेंसी। तो क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड टू कंफर्म द गेस्टेशनल एज। क्या होता है बेस्ट मेथड टू कंफर्म द गेस्टेशनल एज। तो उसके अंदर जो है वो आपने अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर जो फीटल की ग्रोथ होती है वो आपकी जो ऑलमोस्ट होता है वो यूनिफॉर्म होती है, यानी कि आपका जो क्राउन रैम लेंथ है वो आपका मोस्ट एक्यूरेट होता है। लेटर प्रेगनेंसी के अंदर जो बेबी का साइज़ होता है, डायबिटीज़, FGR, जेनेटिक न्यूट्रिशन, उससे जो है वो चेंज हो सकता है। अब इसके अंदर जो है वो आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपने क्राउन रम्प लेंथ जो है करवाना होता है, विच इज़ मोर एक्यूरेट देन द लेटर अल्ट्रासाउंड। एक और होता है LMP, यूजिंग LMP एंड अल्ट्रासाउंड। LMP जो है वो यूज़फुल होता है, बट अगर पीरियड जो है वो आपके इरेगुलर है और आपके जो PCOS है वो है, आपको ब्रेस्ट फीडिंग है, तो LMP जो होता है वो आपका जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का जो सा टाइम पीरियड है वो आपको याद नहीं होता पेशेंट को, तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्राउन रम्प लेंथ। तो अगर कोई आपसे पूछे कि गेस्टेशनल एज को आपने कैसे मेजर करना है, तो आपने बताना है क्राउन रम्प लेंथ, आपने अल्ट्रासाउंड की तरफ जो है वो नहीं जाना, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
प्रेगनेंसी आपकी यूट्रस के अंदर नहीं हो रही है बल्कि बाहर हो रही है, बाहर जाकर कहीं प्लांट हो रही है। मोस्टली कहाँ पे हो रही होती है? आपकी फलैपियन ट्यूब में। पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है? आपका एग्जाम कैसे में जाता है? एमेनोरिया, लोअर एब्डोमिनल पेन, वेजाइनल ब्लीडिंग एंड पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। ठीक है, तो एमेनोरिया जो होता है वो आपका प्रेगनेंसी का जो है वो क्लू होता है कि जो पेशेंट है उसको एमेनोरिया मेंसेस नहीं आ रहे। अब पेन जो होता है वो आपकी जो ट्यूब है उसको स्ट्रेच जो है वो स्ट्रेच करता है। ठीक है, उसके स्ट्रेच ट्यूब की जो है वो स्ट्रेच होने से हो रहा होता है। और ब्लीडिंग जो है वो एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन की वजह से, क्योंकि वहाँ पे जब देखें एक ट्यूब इतनी सी है, अब वहाँ पे आपकी इम्प्लांटेशन हुई है, उसका साइज़ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? जब बढ़ेगा तो यहाँ पे जो है वो आपकी इम्प्लांटेशन की वजह से वो जो उसकी ट्यूब है उसके अंदर उसको इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? तो इसलिए उसके अंदर जो है वो ब्लीडिंग देखने को मिल रही होती है। अगर प्रेगनेंसी पॉजिटिव है और यूट्रस एम्प्टी है तो इसका मतलब क्या है? यूट्रस से बाहर हो रही है। ठीक है ना, तो इसके अंदर जो है वो आपको अर्ली प्रेगनेंसी जो है वो आपको देखने को मिलती है, और इसके रप्चर की वजह से जो है वो आपको वेजाइनल ब्लीडिंग जो है वो देखने को मिल रही होती है, और इंटरनल ब्लीडिंग देखने को मिल रही होती है जो कि ज़्यादा डेंजरस होती है। और इसके अंदर आपका जो सीरम बीटा HCG और ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड होते हैं वो आपने करवाने होते हैं। क्या करवाने होते हैं? पॉजिटिव बीटा HCG एंड एम्प्टी यूट्रस, बट ठीक है, अच्छा इसका जो जोन होता है वो सजेस्ट कर रहा होता है टॉपिक। तो आपने सिर्फ याद रखना है कि इसके अंदर जो पॉजिटिव HCG और ट्रांस वेजाइनल जो अल्ट्रासाउंड होता है वो आपका जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके चेक करने के लिए। ठीक है, ट्रीटमेंट में आपने जो पेशेंट है वो स्टेबल होता है, हाँ अनरप्चर्ड है, ये स्मॉल टॉपिक है, तो आपने क्या देनी है? मैथोट्रेक्सेट। क्या देनी है? मैथो। मुझे सारे बच्चे कहते हैं सर आप मेडिसिन नहीं बताते। तो अगर जो अगर ब्लीडिंग नहीं हुई और आपका जो है वो स्टेबल है, पेशेंट अनरप्चर्ड है, और उसके अंदर आपने मेथोट्रेक्सेट देनी है। अगर अनस्टेबल है और रप्चर्ड है तो आपने क्या देनी है? एमरजेंसी जो है वो आपने सर्जरी करनी है। फिर आपका आ जाता है रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बस उसके अंदर आपने रप्चर्ड के अंदर जो है वो याद रखना है कि आपने जो है वो एमरजेंसी जो है सर्जरी जो है वो करनी होती है, और ये आपकी जो है वो क्लिनिकल एमरजेंसी होती है विद पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, और अल्ट्रासाउंड करना होता है, और इमीडिएट जो है वो आपने रिससिटेशन करना होता है। सबसे पहले आपने आई फ्लूइड और ब्लड देना होता है, और उसके बाद आपने अर्जेंट सर्जरी जो है वो करनी होती है। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो आपको अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर याद रखें कि जो डिजीज़ होती है उसके अंदर आपको जो ट्यूब है वो रप्चर होने, आपकी जो इम्प्लांटेशन की वजह से जो ट्यूब है वो रप्चर की जो मेन रीज़न है वो रप्चर होती है। तो प्रेग्नेंट पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ सीवियर एब्डोमिनल पेन प्लस सिनकोप एंड शॉक प्लस एब्डोमिनल पेन। अब देखिए कितना सिंपल सा सिनेरियो दिया हुआ है कि प्रेग्नेंट फीमेल है, सीवियर एब्डोमिनल पेन है, सिनकोप है, शॉक है, शोल्डर टिप पेन। जो शोल्डर टिप पेन होता है वो आपकी अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर होता है, जो कि इंट्रा एब्डोमिनल ब्लीडिंग की वजह से जो है वो आपको देखने को मिल रहा होता है, जो आपकी नर्व को जो है वो इरिटेट कर रही होती है। अब आप कहेंगे यार ये कौन सा सीनियर है, लेकिन और उसके साथ जब वो ये कहते हैं ना कि आपकी जो बीटा HCG जो है वो पॉजिटिव है, आपको प्रेगनेंसी पॉजिटिव मिली है, और अल्ट्रासाउंड के ऊपर जो है वो आपको यूट्रस एम्प्टी मिली, फिर आपको पता चलेगा यार ये तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। फिर उसके बाद जो है वो आपको वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिल रही होती है, और ब्लीडिंग जो है वो आपके एब्डोमेन में होता है, और ये आपका जो एब्डोमिनल पेन और जो आपका शोल्डर टिप का जो पेन है ना वो आपका रप्चर्ड की तरफ जो है वो शो कर रहा होता है। फिर आपका जाता है मिसकैरेज कि आप या अबॉर्शन में या आपके जो टॉपिक्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं सारे पढ़ा देता हूँ आपको। तो प्रेगनेंसी से पहले जो है वो आपकी जो बच्चा है, जो यूट्रस की जो प्रेगनेंसी है वो उसमें जो टिश्यूज़ हैं जो बच्चे के वो आपके क्या करें एक्सपेल जो है वो कर रहे होते हैं। तो अर्ली प्रेगनेंसी की जो ब्लीडिंग होना और विद क्रैम्पी लोअर एब्डोमिनल पेन, ब्लीडिंग होना विद एब्डोमिनल क्रैम्प्स, अर्ली ब्लीडिंग, प्रेगनेंसी ब्लीडिंग विद एब्डोमिनल क्रैम्प्स जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जो ब्लीडिंग है वो इसलिए हो रही होती है क्योंकि जो प्रेगनेंसी है वो उससे जो टिश्यू है वो डिटैच या एक्सपेल हो रहे होते हैं, और जो क्रैम्प्स होते हैं वो यूट्रस की जो कंट्रक्शन है उसकी वजह से आपको जो है वो पेशेंट को जो है वो फील हो रहे होते हैं। तो टॉपिक के अंदर मिसकैरेज के अंदर तो आपको एब्डोमिनल ब्लीडिंग और क्रैम्प देखने को मिल रहा होता है। अब टॉपिक की जो प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर आपकी जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस के बाहर हो रही होती है, और इसके अंदर आपकी यूट्रस के अंदर हो रही होती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो ब्लीडिंग है वो थोड़ी हैवी होती है और क्रैम्प के साथ हो रही होती है। तो ब्लीडिंग विद एब्डोमिनल क्रैम्प्स। ठीक है, हाँ माइल्ड जो टॉपिक प्रेगनेंसी है उसके अंदर होती है, बट पेन इतना ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिल रहा होता अनटिल अनलेस कि वो रप्चर्ड हो, और फिर उसके अंदर शोल्डर टिप का आ जाता है। तो डायग्नोज में वही है कि आपने प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना है, अल्ट्रासाउंड करवाना है, और सर्वाइकल OS की जो है वो एग्जामिनेशन करनी है। बाकी ट्रीटमेंट के अंदर जो है डिपेंड कर रहा होता है कि थ्रेटेंड है, इनकम्प्लीट है, कंप्लीट है या मिस्ड है। फिर आपका आ जाता है थ्रेटेंड अबॉर्शन। ये दो इंपॉर्टेंट है। इनकम्प्लीट के अंदर तो आपका क्लोज होता है और सारे कंटेंट बाहर निकल जाते हैं ना। थ्रेटेंड का मतलब क्या हो रहा है कि तो ब्लीडिंग भी हो रही है लेकिन आपकी प्रेगनेंसी भी हो रही है, मतलब डर का माहौल है। क्या है? डर का माहौल है। तो थ्रेटेंड अबॉर्शन का क्या मतलब है कि ब्लीडिंग भी हो रही है और प्रेगनेंसी भी हो रही है, कंटिन्यू है, और आपकी जो सर्विक्स है वो भी क्लोज है।
ठीक है, लेकिन ब्लीडिंग हो रही है प्रेगनेंसी के अंदर और क्लोज सर्वाइकल ऑस है विद अ वायबल फीटस, यानी कि फीटस भी मौजूद है। तो इसलिए आपने जो सा वो इसको थ्रेटन को जो सा इस तरीके से याद रखना है कि आपकी ब्लीडिंग भी हो रही है, सर्वाइकल ऑस क्लोज है और आपका फीटस भी जो सा वो मौजूद है। अब दूसरी डिजीज़ क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि जो दूसरी हैं मैं बता देता हूँ, इनइवाइटेबल और इनकम्प्लीट जो सा नीचे, इनके अंदर आपकी जो सर्वाइकल ऑस होती है ना वो आपकी ओपन होती है और इसके अंदर आपकी सर्वाइकल ऑस क्या है, क्लोज है। ठीक है, तो थ्रेटन अबॉर्शन में आपकी ऑस जो है वो क्लोज होती है, एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, और फीटस भी जो है वो प्रेजेंट होता है। और इसकी जो एग्जामिनेशन होती है, आपने स्पेकुलम एग्जाम करना होता है फॉरवर्स या अल्ट्रासाउंड जो है वो करना होता है। बाकी ट्रीटमेंट के अंदर आपने रियोश्योर करना होता है और फॉलोअप जो है वो देना होता है। बाकी और क्या कहते हैं ब्लीडिंग अकेले हो रही है, और जो ब्लीडिंग अकेले हो रही है उससे आपकी अबॉर्शन कंफर्म नहीं होता। हाँ, क्लोज हुआ ऐसा है, फीटस भी मौजूद है, फिर वो थ्रेटन होता है। इनकम्प्लीट के अंदर जो मैंने आपको नीचे बताया कि आपकी जो सर्वाइकल ऑस है वो आपकी ओपन होती है, प्रोडक्ट जो है वो रिटेन्ड होते हैं और हैवी ब्लीडिंग हो रही होती है, तो जो कंटेंट होता है वो अभी कम्प्लीटली जो है वो बाहर की तरफ नहीं आया होता। ठीक है, कंप्लीट अगर इससे वर्सेस करें कंप्लीट से, तो कंप्लीट के अंदर जो है वो आपके सारे टिश्यूज बाहर आ चुके हैं और आपके क्लोज हुआ आपको जो है एम्प्टी यूट्रस और क्लोज हुआ विद ब्लीडिंग रिड्यूस आपको देखने को मिल रहा होता है। और इनकम्प्लीट के अंदर आपको रिटेन प्रोडक्ट जो है वो आपको देखने को मिल रहे होते हैं। बाकी इसके अंदर ओपन ओएस होती है, तो ओपन ओएस एग्जामिनेशन या अल्ट्रासाउंड हमने जो है करना होता है। बाकी इसके अंदर आपने मेडिकल ट्रीटमेंट मैनेजमेंट देना होता है, जैसे मीजोप्रोस्टोल या सर्जिकल इवैक्यूएशन करनी होती है कि हैवी ब्लीडिंग हो रही है या अर्जेंट रिससिटेशन वगैरह चाहिए। फिर आप कहते हैं मोलर प्रेगनेंसी, यानी कि आपकी जो बीटा एसिडी का लेवल होता है वो आपका हाई नहीं होता, बहुत ज़्यादा हाई होता है। एक्टॉपिक के अंदर आपका जो बीटा एसिडी का लेवल होता है ना वो आपका हाई होता है, नॉट वेरी हाई। मोलर प्रेगनेंसी के अंदर आपको क्या होता है, अब मोलर प्रेगनेंसी के अंदर आपके अबनॉर्मल ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यूज जो है उसको बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, बढ़ते उसके अंदर जो है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी जो है वो डेवलप आपकी नहीं होती। ठीक है ना, और स्पेशली जो है वो कंप्लीट मोल में जो है वो आपका फीटस एब्सेंट हो जाता है। तो इसके अंदर पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, पेशेंट प्रेजेंट यू विद द हिस्ट्री ऑफ वजाइनल ब्लीडिंग, वेरी हाई HCG विद स्नोस्टॉर्म अल्ट्रासाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्लू, वेरी हाई HCG एट स्नोस्टॉर्म अल्ट्रासाउंड। अब ट्रोफोब्लास्ट जो एससीजी है वो जो ट्रोफोब्लास्ट है वो आपका क्या बना रहा होता है, एससीजी बना रहा होता है। तो ट्रोफोब्लास्ट से आपका क्या बन रहा होता है, एचसीजी। और एससीजी जो होता है मोल के अंदर जो ट्रोफोब्लास्ट होते हैं उसकी एक्सेसिव ग्रो है। अब ये ट्रोफोब्लास्ट ज़्यादा तो उसकी वजह से एससीजी भी ज़्यादा। तो एससीजी जो होता है अगर सवेर बढ़ता है, अगर मोर बढ़ रहा है और आपको साथ साथ स्नो स्टॉर्म के अल्ट्रासाउंड आपको देखने को मिल रहा होता है, तो क्या होता है आपका मोलर प्रेगनेंसी। फिर उसके बाद जो है वो आपको डायग्नोसिस में बीटा एससीजी अल्ट्रासाउंड आपने देखना होता है और सिंपली आपने जो सक्शन इवैक्यूएशन वो करवानी होती है, बीटा एससीजी फॉलोअप करना होता है और प्रेगनेंसी को जो है वो अवॉइड करने के लिए फॉलोअप करवाना होता है, और बस ये है। अच्छा, इसके अलावा जो कंप्लीट मोल होता है उसके अंदर किसी किस्म का कोई फीटस नहीं होता। पार्शियल मोल के अंदर जो है वो आपका एब्डोमिनल फीटस जो फीटल है वो टिश्यू जो है आपको देखने को मिल रहा होता है। फिर आपका आ जाता है कोरियो कार्सिनोमा, इसको छोड़ दें। फिर आपका आ जाता है हाइपरेमेसिस ग्रेविडम जो होता है उसके अंदर आपकी जो उल्टियाँ होती हैं वो जो पेशेंट है वो सीवियर जो है वो वॉमिटिंग जो है वो कर रहा होता है। एक तो हाइपरेमेसिस ग्रेविडम के अंदर आपने प्रेग्नेंट पेशेंट विद सीवियर वॉमिटिंग एंड कटोन्स इन द यूरिन, सीवियर वॉमिटिंग की वजह से जितनी भी कंटेंट होता है वो आपको बाहर की तरफ जो है वो एग्जिट हो जाता है। ठीक है ना, विद सीवियर वेट लॉस आपको जो है वो देखने को मिल रहा होता है पेशेंट के अंदर, लेकिन सीवियर वॉमिटिंग की हिस्ट्री आएगी। देखो अब कोई और क्लूज आए हैं, अब कोई और ऑप्शंस आए हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडम के साथ। ठीक है, कि उसका पेट खराब था, ये था, फलाना था, गैस्ट्राइटिस या ऐसे कुछ। आपको पता है कि ऑप्शन गायनी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब ऑप्शन गायनी में गैस्ट्राइटिस की तरफ, वॉमिटिंग कोई और रीजन, नोजिया वॉमिटिंग की तरफ, एक नॉन क्लासिक सिम्टम्स पे क्यों ध्यान देना। आपको अगर एक क्लू का पता है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं भी आपको स्नोस्टॉर्म अल्ट्रासाउंड पढ़ा के आऊँ, अब उसके अंदर हाई एससीजी लिख के वो स्नोस्टॉर्म अल्ट्रासाउंड दे दें, आपने पूरा क्यों पढ़ना है, आप अपना टाइम बचाएं, उसको मोलर प्रेगनेंसी लगा दें, दैट्स इट। ठीक है, आपने दूसरे ऑप्शंस की तरफ जाना ही क्यों, जब अगर आपको पता है कि यार उस मोलर प्रेगनेंसी का अलग चीज़ है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का अलग चीज़ है, अब आप डिफरेंशिएट करने क्यों बैठेंगे, इससे आपका जो है वो टाइम ज़ाया होता है। आपने जैसे ही पढ़ा कि प्रेग्नेंट मूवमेंट है, सीवियर वॉमिटिंग हो रही है और पेशेंट के जो है वो आपको केटोन्स बन रहे हैं इन द यूरिन। ठीक है ना, यानी कि केटोन यूरिया आपको जो है वो देखने को मिला। अब आप ये नहीं कि डीके की तरफ चले जाएं, आपको पता है यार ऑप्शन यानी के अंदर जो डीके है वो तो दूर तक भी नहीं है, तो हाइपरेमेसिस ग्रेविडम ही होगा। ठीक है ना, तो हाइपरेमेसिस के अंदर आपको जो है वो केटोन यूरिया देखने को मिल रहा होता है और मॉर्निंग सिकनेस में आपको नोजिया वॉमिटिंग जो है वो लीड कर रहा होता है, पेशेंट डिहाइड्रेटेड होता है क्योंकि सबसे पहले उल्टी जो है वो हो रही होती है। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए इसी के साथ एक डिफरेंशिएट कर रहा होता है कि आपका अगर सर कहें सर जो मोलर प्रेगनेंसी है उसके अंदर भी आपका वॉमिटिंग देख सकते हैं, हाँ, लेकिन अगर हाई वॉमिट के साथ आपका हाई एचसीजी दिया जाए, ठीक है ना, और वजाइनल ब्लीडिंग दिया जाए, फिर जाके आप उसको कहेंगे कि मोलर प्रेगनेंसी हाई एचसीजी। यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कोई ब्लीडिंग का जिक्र ही नहीं है हाइपरेमेसिस ग्रेविडम में, तो इसलिए आपने आँख बंद करके आपने हाइपरेमेसिस ग्रेविडम लगाना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
गेस्टेशनल डायबिटीज़ में क्या होता है कि डायबिटीज़ जो है प्रेगनेंसी में जो फर्स्ट टाइम जो है डिटेक्ट होती है, यूजुअली आपके जो प्लेसेंटल हार्मोन्स हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंट जो है वो करवा रहे होते हैं। तो प्रेगनेंसी विद मैक्रोसोमिया या पॉलीहाइड्रोमिनास विद अबनॉर्मल ग्लूकोज टेस्ट। अब मदर का जो ग्लूकोज होता है वो आपको प्लेसेंटा क्रॉस करके चला जाता है। एक तो ग्लूकोज कर जाता है क्रॉस, और आपका जी भी क्रॉस कर जाता है। तो जो फीटस होता है वो आपका इंसुलिन जो है वो ज़्यादा बना रहा होता है, जिसकी वजह से जो बेबी होता है वो क्या होता है, लार्ज। क्या होता है, लार्ज। ग्लूकोज ज़्यादा तो इंसुलिन की रिलीज भी ज़्यादा। तो बर्थ बच्चे की जो पैदाइश होती है उसके बाद जो मैटरनल ग्लूकोज होती है उसकी सप्लाई क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो जो बेबी का इंसुलिन होता है वो आपका हाई रहता है, जिसकी वजह से आपको न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको मैक्रोसोमिया यानी कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो उसमें जो है वो उसको जो उसकी एक्चुअल में फेसेस वगैरह होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। अब गेस्टेशनल को अगर प्री गेस्टेशनल से आप डिफ्रेंशिएट करें तो प्री गेस्टेशनल डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है कि प्रेगनेंसी से पहले उसको जो है वो डायबिटीज़ होती है, ड्यूरिंग नहीं होती। ये होती है आपकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये आपकी होती है बिफोर प्रेगनेंसी, भी पहले से ही जो पेशेंट है उसके अंदर जो है वो मसला था, ठीक है ना। तो इसलिए गेस्टेशनल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखा जाए, ठीक है ना। और जो क्या कहते हैं गेस्टेशनल है उसके अंदर आपकी प्री गेस्टेशन है उसके अंदर आपका पहले मतलब प्री गेस्टेशन यानी कि प्रेगनेंसी होने से पहले। पुअर कंट्रोल काज न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया बिकॉज रीनल वो मैं आपको जो बता चुका। एक चीज़ याद रखनी है, अगर वो कहा कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ है उसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा जो फीचर किस चीज़ का मिलता है, तो मिसकैरेज जो सा होता है ना, मिसकैरेज, उसका जो रिस्क होता है ना वो डायबिटिक जो से पेशेंट्स होते हैं डायबिटीज़ में वो ज़्यादा हो सकता है। तो इसके अंदर आपने जो अगर हाँ गेस्टेशनल डायबिटीज़ में अगर वो पूछे कि व्हाट इज़ द बेस्ट डायग्नोज, तो आपने बताना OGTT, रैंडम वगैरह नहीं लगाना, OGTT लगाना है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। प्री गेस्टेशन के अंदर क्या होता है कि मदर को प्रेगनेंसी से पहले थी तो इट इज़ अ नॉन डायबिटिक वुमेन, तो पेशेंट इज़ डायबिटिक मदर बिफोर द प्रेगनेंसी विद कंजेनिटल अनोमली, मिसकैरेज या मैक्रोसोमिया, मतलब पहले से उसको जो है वो आपकी मिसकैरेज वगैरह की आपको जो है हिस्ट्री देखने को मिली हो, ठीक है। और जो पेशेंट है उसके अंदर आपने प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ की हिस्ट्री देखनी होती है विद HbA1c और ग्लूकोज की मॉनिटरिंग, लेकिन गेस्टेशन के अंदर आपने OGTT के जो है वो टेस्ट करवाना होता है, ठीक है। फिर आपका जाता है हाइपरटेंशन इन द प्रेगनेंसी। हाइपरटेंशन के अंदर आपकी वही जो गेस्टेशनल वही कि आपकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और फिर एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया के अंदर जो है वो देखा जाता है। अब जो हाइपरटेंसिव है उसके अंदर वो कहता है कि जो पेशेंट है उसका जो BP है वो मोर देन क्या हो 140/90 हो। अब 20 हफ्तों के बाद अगर आपको न्यू हाइपरटेंशन हो रहा है बट आपको जो प्रोटीन यूरिया या एंड ऑर्गन जो है वो आपका डैमेज नहीं है तो BP अगर हाई हो आफ्टर 20 वीक्स विद प्रोटीन यूरिया एंड ऑर्गन साइंस सजेस्ट प्री एक्लेम्सिया। लेकिन गेस्टेशनल हाइपरटेंशन के अंदर किसी सीवियर सिम्टम्स नहीं मिल रहे होते, सिर्फ आपका BP हाई होता है। किस गेस्टेशनल हाइपरटेंशन के अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ BP हाई होता है, आपको जो यूरिन प्रोटीन है यानी कि प्रोटीन यूरिया है वो आपका नेगेटिव होता है, सीवियर सिम्टम सीजर्स वगैरह वो आपके नेगेटिव होते हैं, यानी कि एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन आपको देखने को नहीं मिल रही होती है, इसके अंदर आपको डैमेज नहीं होता। तो BP जो है वो प्रेगनेंसी के बाद डेवलप होता है, लेकिन किडनी और सारी चीज़ें आपकी नॉर्मल रहती हैं। तो पेशेंट अगर आपके पास आया है और वो हिस्ट्री दे के BP हाई है लेकिन उसके अंदर किसी किस्म का यूरिन प्रोटीन या सीवियर सिम्टम्स देखने को नहीं मिल रहे, जैसे कि एक्लेम्सिया प्रीक्लेम्सिया के होता है कि प्रीक्लेम्सिया में आपको प्रोटीन यूरिया देखने को मिल रहा होता है और उसके अंदर आपको जो है वो जो प्रीक्लेम्सिया में आपको साथ साथ विजुअल सिम्टम्स भी देखने को मिल रहे होते हैं, और जो एक्लेम्सिया है उसके अंदर आपको जो है क्या कहते हैं सीजर्स वगैरह की जो है वो हिस्ट्री देखने को मिल रही होती है। तो ये चीज़ आपने जो है वो याद रखनी है। फिर आपका आ जाता है सिर्फ इसके अंदर ये। अब गेस्टेशनल जो हाइपरटेंशन है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा होता है, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन के अंदर हाइपरटेंशन जो हाइपरटेंसिव है उसका मतलब तो ये है ना कि आपको 20 वीक के बाद आपको हो रहा है, ठीक है ना। अब जो गेस्टेशनल है उसके अंदर BP हाई और आफ्टर 20 वीक यूरिन प्रोटीन नेगेटिव, सेम वही गेस्टेशन मतलब हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी और गेस्टेशन अमूमन जो सब आपके सेम है, ठीक है ना। फिर आप आगे जाता है वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन आर प्री एक्लेम्सिया, सीवियर प्री एक्लेम्सिया एंड एक्लेम्सिया। अब जो प्री एक्लेम्सिया उसके अंदर क्या होता है कि 20 हफ्तों बाद आपको हाइपरटेंशन प्लस प्रोटीन यूरिया, बस दो चीज़ें, हाई BP प्रोटीन यूरिया, हेडेक विजुअल सिम्टम्स, राइट अपर कॉटन पेन, ये आपके नॉन क्लासिक सिम्टम्स होते हैं, ये आपके क्लासिक सिम्टम्स है हाई BP विद प्रोटीन यूरिया, ठीक है। अब इसमें किसी किस्म का सीजर नहीं है, बस ठीक है। फिर आपने प्री एक्लेम्सिया याद रखनी है यानी कि सीजर होने से पहले की कंडीशन, ठीक है। तो प्लेसेंटा की एबनॉर्मल जो वेसल्स होती हैं उसकी वजह से जो मैटरनल वेसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, डिसफंक्शन ड्यू टू एबनॉर्मल प्लेसेंटल वेस्कुलर डिजीज़, ठीक है। यानी कि प्लेसेंटा की जो एबनॉर्मल वेसल्स होती हैं ना उसकी वजह से माँ की वेसल्स के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा होता है जो उसे कंस्ट्रिक्ट करती हैं। जब माँ की जो वेसल्स है ब्लड वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट करेंगी, उसमें से BP हाई होगा, किडनी के अंदर जो है आपके प्रोटीन लीक हो रहे होंगे, उसके अंदर ब्रेन और लिवर की इन्वॉल्वमेंट होगी हाई BP के अंदर, और हाइपरटेंशन सबसे ज़्यादा आपको पता है कि हार्ट और किडनी के ऊपर इफेक्ट डाल रहा होता है।
और हेडेक विजुअल सिम्टम्स ये एक नॉन क्लासिक सिम्टम्स आ जाते हैं, ठीक है ना। और बस, और डायग्नोज के अंदर आपने ब्लड प्रेशर, यूरिन प्रोटीन, प्लेटलेट, एलएफटी, क्रेटिनिन वगैरह जो है वो देखने होते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर जो है वो आपने अगर सीजर्स हैं उसके लिए मैग्नीशियम सल्फेट है, बाकी जो बीपी कंट्रोल है उसके बीपी कंट्रोल के लिए अब ये बहुत बड़ी जो है वो बहस है कि क्या देना है पेशेंट के अंदर, ये मतलब लबीटालोल है, मिथाइल डोपा है, ये क्या है वो एक अलग है। हाँ बस ये है कि आपकी अल्फ़ा अगर पूछें कि अल्फ़ा वन और बीटा टू जो एगोनिस्ट है उसके अंदर मिथाइल डोपा दे सकते हैं आप गेस्टेशनल हाइपरटेंशन के अंदर, कौन सी ऐसी मेडिकेशंस हैं। बाकी फिर ये जो है वो कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप मिथाइल डोपा जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो आंसर है। हाँ ये है कि मिथाइल डोपा और लबीटालोल इकट्ठे नहीं आएंगे, एक चीज़ आएगी, या लबीटालोल मिथाइल डोपा, तो आपने उनमें से एक लगा देना। सीवियर प्रीक्लेम्सिया है, सीवियर प्रीक्लेम्सिया के अंदर जो है वो आपने आपको जो पेशेंट है वो प्रेजेंट करेगा विद अ बीपी ऑफ 160 ओवर 110 और प्रीक्लेम्सिया विद अ सीवियर सिम्टम। अब उस सीवियर सिम्टम्स के अंदर जो है वो आपके राइट ऑप्टोकॉर्डेंट पेन, प्लेटलेट्स आपके हाई हैं, एलएफटीज, रीनल ईजी, पल्मोनरी एडिमा, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही होती हैं। अब इसके अंदर आपको सीवियर वैसोस्पाज्म देखने को मिल रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपके ऑर्गन डैमेज होते हैं, लिवर जो होता है वो आपका स्ट्रेच कर जाता है आपको, जिसकी वजह से आपको राइट अपर कॉर्डेंट पेन जो है वो आपको देखने को मिल रहा होता है, ठीक है। और हेडेक और विजुअल सिम्टम्स भी देखने को मिल रहे होते हैं। स्टिल प्रीक्लेम्सिया के अंदर आपको बीपी ज़्यादा हुआ है मोर देन 160, और इसके अंदर आपको जो लो प्लेटलेट देखने को मिल रहा होता है बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग के हाइपरटेंसिव की वजह से जो आपकी वेसल्स हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो आपको डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की जो है वो हिस्ट्री दे सकते हैं, तो इट इज़ अ सीवियर। और बाकी एंटी हाइपरटेंसिव वही बात वही है, फिर ये लबीटालोल मिथाइल डोपा। एक्लेम्सिया आ गया कि प्री हट गया, यानी कि प्री यानी कि हाइपरटेंसिव की कंडीशन जो है वो आपकी हट गई, अब एक्लेम्सिया यानी कि बड़ी फॉर्म आ गया। तो एक्लेम्सिया जो है वो आपके प्री एक्लेम्सिया के जो पेशेंट है, यानी कि प्री एक्लेम्सिया प्लस सीजर इज इक्वल टू एक्लेम्सिया। तो प्रेग्नेंट हाइपरटेंसिव पेशेंट डेवलप सीजर, बस जहाँ पे आपको सीजर का जिक्र आ जाए वहाँ पे आपने क्या देखना है, वहाँ पे आपने क्या लगाना है कि इट इज़ अ कंडीशन ऑफ एक्लेम्सिया, ठीक है ना। एंडोथेलियम डिस्फंक्शन, ब्रेन एडिमा की वजह से आपको सीजर जो है देखने को मिल होता है, और प्रेगनेंसी के अंदर जो सीजर होते हैं वो आपके हाई बीपी के साथ आते हैं। अब एक कंडीशन होती है एपिलेप्सी, क्या होती है एपिलेप्सी, झटके लगना। एपिलेप्सी जो है वो यूजुअली ना आपकी प्रीवियसली जो है वो सीजर की हिस्ट्री हो रही होती है। बीपी, प्रोटीनूरिया, राइट अपर कॉर्डेंट पेन, विजुअल सिम्टम ये आपके एब्सेंट होते हैं, सिर्फ आपकी प्रीवियस सीजर की हिस्ट्री होती है, उसको कहते हैं एपिलेप्सी, ठीक है। तो एक्लेम्शिया के अंदर जो है आपको हाइपरटेंशन प्लस प्री एक्लेम्शिया के जो है वो साइंस आपको देखने को मिल रहे होते हैं। बाकी इसके अंदर जो है आपने ट्रीटमेंट के अंदर जो फर्स्ट लाइन ऑफ द ड्रग है वो आपकी मैग्नीशियम सल्फेट है, ये आपने जो है वो याद रखना। फिर आपको आ जाता है हेल्प सिंड्रोम। हेल्प में आपकी इसी से जो है वो निमोनिक बन रहा होता है कि इसके अंदर आपने जो है वो जो प्रेग्नेंट पेशेंट है विद राइट अपर कॉर्डेंट पेन, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हाई AST एंड ALT लेवल, यानी कि जो पेशेंट होता है उसके अंदर जो प्री क्लेम्सिया के जो वेरिएंट होते हैं, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा होना, प्रेग्नेंट फीमेल है वो आपके पास प्रेजेंट हुई है विद राइट अपर कॉर्डेंट एपिगैस्ट्रिक पेन विद लो प्लेटलेट्स, हाई AST ALT विद हेमोलाइसिस। तो उसके अंदर जो है वो आपके क्या होते हैं हेल्प सिंड्रोम, यानी कि प्लेटलेट क्या होंगे आपके कम होंगे, H से हेमोलाइसिस, और EL से ELL से एलिवेटेड लिवर एंजाइम, और आगे LP से लो प्लेटलेट्स। तो प्रेग्नेंट फीमेल प्रेजेंटिंग विद हिस्ट्री ऑफ राइट अपर कॉर्डेंट पेन, एपिगैस्ट्रिक पेन विद लो प्लेटलेट्स एंड हाई AST ALT यानी कि एलिवेटेड लिवर एंजाइम विद हेमोलाइसिस इज अ हेल्प सिंड्रोम। देखिए ना, हेमोलाइसिस वहीं से हेल्प की जो है वो आपकी बनी, यानी हेमोलाइसिस एक डिस्ट्रक्टिव कंडीशन है कि आपकी जो माइक्रोवैस्कुलर इंजरी होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपका RBC लीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हेमोलाइसिस होती है। लिवर इन्वॉल्वमेंट के अंदर आपको अपर कॉर्डेंट पेन और हाई लेफ्ट देखने को मिल रहे हैं। प्लेटलेट जो है आपके कंज्यूम होते हैं, जिसकी वजह से आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिल रहा होता है। अब इसके अंदर आपको ब्लीडिंग की हिस्ट्री देखने को मिल रही है, क्योंकि प्लेटलेट लो हैं तो ब्लीडिंग का रिस्क हाई हो जाता है। तो आपने जो है वो मदर को स्टेबल करना है, मैग्नीशियम सल्फेट देना है, बीपी को कंट्रोल करना है, जो डिलीवरी है उसकी प्लानिंग करनी है, प्लेटलेट अगर लो है तो आपने ट्रांसफ्यूजन करवा देनी है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है प्लेसेंटा प्रीविया, ये इनमें से एक क्वेश्चन आएगा, याद रखना। जिस तरह प्रीक्लेम्सिया, गैस्ट्रिक हाइपरटेंशन, ये सारों में से ये जो मैं ऊपर पढ़ा के आया ना, ये वाली सारे ये अबॉर्शन वगैरह, इनमें से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है कि आपकी जो प्लेसेंटा होती है वो सर्विक्स की ओपनिंग को कवर कर रही होती है या उसके करीब आ जाती है। थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर आपको पेनलेस ब्राइट रेड ब्लीडिंग हो रही है, थर्ड ट्राइमेस्टर विद पेनलेस पी के अंदर आपको पीपल्स पार्टी के अंदर आपको कोई दर्द नहीं है, जरदारी साहब ने आपको बचाया हुआ है, बेशक खून खराबा होता रहे लेकिन उसने आपको बचाया हुआ है, ठीक है ना, बैठे बैठे निमोनिक बन गया। प्लेसेंटा प्रीविया, किसी किस्म का कोई डर नहीं, पावे खून होते रहें, ठीक है ना, किसी किस्म का कोई डर नहीं है। क्यों? लेटर प्रेगनेंसी के अंदर आपके जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है वो आपका स्ट्रेच होता है, जिसकी वजह से आपका जो प्लेसेंटा होता है वो सर्विस के पास आके अटैच हो जाता है, बस
ठीक है ना, बस उसकी स्ट्रेच से जो है आपको जो है ब्लीडिंग हो रही होती है, बट आपका जो यूट्रस होता है वो आपका टेंडर नहीं होता। तो प्रीविया का क्या मतलब हो रहा होता है, पेनलेस, पी से पी 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 पी, पेनलेस ब्लीडिंग, सॉफ्ट होती है, नॉन टेंडर होती है, बस आपने पेनलेस ब्लीडिंग याद रखनी है। हाँ, जहाँ पे आ गया पी टी, पी ए, ठीक है ना, पी ए, अब इससे क्या बना है, पी ए, अच्छा चलो पी ए, पी 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 ए, पी आई ए, थोड़ा पी आई ए बना लेते हैं, ठीक है ना, पी आई ए, यानी कि आपकी जो पाकिस्तान की एयरलाइन होती है क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा आपको क्या दे रही होती हैं, तकलीफ दे रही होती हैं। अब प्लेसेंटा जो अब्रप्शन होता है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा होता है, बहुत ज़्यादा पेन जो है वो देखने को, पी के अंदर एक सिंपल से निमोनिक पेनलेस पेनलेस है, थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर है और ब्लीडिंग हो रही है, तो किसी किस्म का कोई पेन नहीं है पेशेंट को। लेकिन प्लेसेंटा अब्रप्शन के अंदर आपको थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग, यानी कि पीआईए के अंदर आपको बड़ा डर भी लग रहा होता है, यानी कि पेन भी हो रहा होता है, आपको ब्लीड भी हो रहा होता है, यानी कि पसीने भी निकल रहे होते हैं आपको, और टेंडर भी होती है यूट्रस, यानी कि आपकी फुल, ठीक है ना, सही वाली समझ जाए, टेंडर यूट्रस होती है और फीटल डिस्ट्रेस भी हो रहा होता है। तो पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग विद टेंडर रिजिड यूट्रस विद फीटल डिस्ट्रेस। तो प्रीविया इज पेनलेस, एब्रप्शन इज पेनफुल। अब इसके अंदर होता है क्या कि नॉर्मली जो प्लेस प्लेसेंटा है वो डिलीवरी से पहले यूट्रस के जो है वो यूट्रस से क्या हो जाता है, सेपरेट होता है, यानी कि प्लेसेंटा की एब्रप्शन हो जाना, यानी कि पीआईए के अंदर हमेशा कोई ना कोई कांड होता है, ठीक है ना। तो प्लेसेंट पहले से ही जो है वो कांड होता है कि पेट्रोल आपका जो है वो खत्म हो गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है आपका प्लेसेंटल एब्रप्शन। अब इसके अंदर जो है वो जो ब्लीडिंग है वो पेशेंट को हो सकती है, यानी कि आपकी ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन कंसील्ड ब्लीडिंग होती है। कंसील्ड ब्लीडिंग के अंदर अंदर जो है वो ब्लीडिंग होती है, यानी कि आप अंदर अंदर घुट के मर जाते हैं पीआईए के फ्लाइट के अंदर, और उसके अंदर जो वो शॉक है वो पेशेंट जो है वो शॉक के अंदर चला जाता है। अल्ट्रासाउंड करना था, बाकी मेटरनल स्टेबलाइजेशन, फीटल की मॉनिटरिंग वगैरह जो है आपने करनी होती है, ठीक है। तो पेनफुल। फिर आपका आ जाता है वीआईपी। वीआईपी के अंदर क्या होता है कि आपके जो फीटल के ब्लड वेसल्स हैं, क्या है, बच्चे के जो ब्लड वेसल्स हैं वो आपके सर्विक्स के जो से पास मेम्ब्रेन्स में एक्सपोज हो जाते हैं, और मेम्ब्रेन जो है वो रैप्चर होकर आपकी जो फीटल वेसल्स हैं उसकी जो है वो टेयर हो जाते हैं। अब वीआईपी जब भी आप होटल के अंदर जाते हैं तो आपसे पैसे कितने ज़्यादा लेते हैं, जिससे आपकी जो है वो आपकी फट के हाथ में आ जाती है, ठीक है। तो वीआईपी के अंदर, वीआईपी होटल के अंदर आपकी फट के हाथ में आ जाती है। उसके अंदर क्या होता है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन फॉलोड बाय फीटल डिस्ट्रैक्ट एंड वजाइनल ब्लीडिंग। क्या आपकी जो वेसल्स होती हैं फीटल की वो आपकी एक्सपोज हो जाती हैं, और जिसकी वजह से रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो पेशेंट प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, vaginal bleeding with rupture of membranes and sudden fetal distress or bradycardia. So this is a VASA VIP, यानी कि आपके रप्चर होना, रप्चर फटे, ठीक है ना। तो यहाँ ब्लीडिंग जो है वो आपकी जो बेबी की जो ब्लड होता है वहाँ से आपकी हो रही होती है, और फिटेक्स का जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो आपका कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिल रहा होता है, फिटल डिस्ट्रेस या ब्रैडीकार्डिया। बाकी इसके अंदर आपने प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड जो है वो करना होता है। अगर ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट के अंदर अगर आपको सस्पेक्ट है ड्यूरिंग लेबर विद फीटल डिस्ट्रेस, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ब्लीडिंग इज फीटल, सो फीटल हार्ट रेट डी रिएट क्विकली, तो उसके अंदर आपने अर्जेंट सी सेक्शन करवाना है, किसी किस्म का कोई वेट नहीं। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि किसी किस्म का कोई वेट नहीं करना होता आपने वीआईपी होटल के अंदर, आपने फ़ौरन से भागना होता है। तो इसके अंदर भी आपने एमरजेंसी जो है या अर्जेंट जो है सी सेक्शन, कोई कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट नहीं, कोई लेबर का वेट नहीं, कोई यूट्रस की वो नहीं कि जो पेशेंट बच्चे को जो है बाहर निकाले, कुछ भी नहीं, सिर्फ सी सेक्शन। अगर बच्चे के अंदर ब्रैडीकार्डिया ऐसी कंडीशन जो है आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो वीआईपी होटल क्या होते हैं, आपकी फट जाती है और आप फटने के बाद आपने जो है वो अपने बाहर निकलना होता है। फिर आपका जाता है PAS, पास। इसके अंदर क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो यूट्रस की जो यूट्रस वॉल्व होता है उसके अंदर एबनॉर्मली जो है वो चला जाता है, यानी कि पास होकर आगे चला जाता है। तो प्लेसेंटा एक्रीटा के अंदर आपका जो प्लेसेंटा होता है वो आपकी जो यूट्रस की वॉल्व है, फॉर एग्जांपल ये आपका प्लेसेंटा है, वो आपकी जो यूट्रस वॉल है उसके अंदर ऐसे, फॉर एग्जांपल ये आपकी थी, तो यूट्रस की वॉल के अंदर एब्डोमिनल जो है या इन्वेड हो जाता है, अंदर चला जाता है, और डिलीवरी के बाद जो है वो आपका सेपरेट ही नहीं होता। तो पेशेंट प्रेजेंटिंग विद हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सी सेक्शन विद प्लेसेंटा प्रीविया, यानी कि PP, कोई पेन नहीं, कुछ नहीं, विद पोस्टमार्टम हेमरेज। मैंने अभी आपको बताया PPP के अंदर क्या है, ब्लड नहीं होता, ब्लड होता है और विद पेन लेस। तो प्रीवियस सी सेक्शन के अंदर जो होता है उसके अंदर वो स्कार एरिया होता है जिसके अंदर आपकी जो एंडोमेट्रियम वीक हो जाती है, और प्लेसेंटा जो है वो आपका डीपली अटैच हो जाता है, यानी कि प्रीवियस सी सेक्शन की वजह से अब जो है वो आपको मसला आना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो जब प्लेसेंटा जो वो मैनुअली रिमूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो आपकी मैसिव जो है वो ब्लीडिंग हो रही होती है, यानी कि प्लेसेंटा पास के अंदर आपको पिछला आपका माजी जो है वो याद आएगा, आप कहेंगे यार मैंने बड़ी मेहनत की थी, है तो प्रीवियसली जो हिस्ट्री है वो आपको जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके अंदर आपने जो है वो प्लांट सी सेक्शन या प्रिपरेशन करनी होती है फॉर मैसिव हेमरेज, ठीक है, या हिस्टेक्टोमी जो है वो आपने करनी होती है, उसको जो लाइनिंग उसको जो है रिमूव आउट करना होता है। फिर आपका जाता है प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, और क्या कहते हैं, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के अंदर
इस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बिफोर लेबर बिगिन, यानी कि लेबर की जो कंट्रैक्शन होती है, लेबर पेन की जो कंट्रैक्शन होती है, उसके स्टार्ट होने से पहले जो सब आपकी मेम्ब्रेन का जो सब रप्चर हो जाता है। तो सडन मतलब पहले ही प्री रप्चर, यानी कि सडन गश ऑफ फ्लूइड बिफोर द कंट्रैक्शन, यानी कि कंट्रैक्शन होने से पहले, ठीक है ना। अब एमनियोटिक साइड जब रप्चर होता है तो इसलिए जो आपका जो वाटरी जो फ्लूइड है वो आपको वजाना से जो लीक होता है, और लेबर अभी स्टार्ट नहीं हुआ होता लेबर पेन, ठीक है ना। तो इसलिए जो सब इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा होता है, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में आपका ब्लीडिंग नहीं हो रही होती, और अगर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के बाद आपका ब्लीडिंग हो या फीटल स्टार्ट हो तो वो आपको क्या होता है, वैजा प्रीविया, क्या होता है आपका VIP। मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि बच्चे के अंदर मसला, बच्चे को ब्रेडिकार्डिया, और VIP के बाद क्या भागना होता है आपने। बाकी डायग्नोज के अंदर आपने जो सा वो स्टेराइल स्पेकुलम एग्जामिनेशन करनी होती है, पुलिंग ऑफ फ्लूइड, क्या कहते हैं अपना न्यूट्रोजिन टेस्ट वगैरह, और डिजिटल एग्जामिनेशन आप नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी जो सा रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है, और डिपेंड कर रहा होता है ट्रीटमेंट ऑन गेस्टेशनल एज की, क्या एज चल रही है तो उसकी वजह से। तो प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, एक ट्रैप आपने याद रखना है, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन विद फीवर विद यूट्राइन टेंडरनेस, आपको क्या होता है, कोरियोकार्सिनोमा, कोरियोमेनाइटिस, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन प्रीवियसली जो सा वो क्या होता है आपका, कि आपका 30 वीक से पहले जो सब आपकी मेम्ब्रेन जो सा वो आपका रप्चर हुआ, यानी कि आपका जो प्री टर्म जो पेशेंट है उसके अंदर जो सा वो आपको, यानी कि प्री टर्म प्रेगनेंसी के अंदर आपको जो सा वो आपको फ्लूइड लीकेज जो सा वो आपको देखने को मिल रही हो, यानी कि लेबर से पहले। तो मेम्ब्रेन जो सा इसके अंदर जो सा रप्चर होती है प्री टर्म से पहले, और इसी के लिए जो सा आपको प्री मेच्योरिटी और इन्फेक्शन जो सा वो दोनों चीज़ें देखने को मिल रही होती हैं। अब याद ये रखना है कि प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के अंदर जो सा वो ये जो टर्म होती है वो आपकी प्रेगनेंसी के अंदर होती है, किसके अंदर होती है, प्रेगनेंसी के अंदर। और ये प्री टर्म जो सा होता है वो आपकी रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जो सा वो आपकी 37 वीक से क्या होती है आपकी पहले जो सा वो हो जाती है। अच्छा, इसके अंदर जो सा वो आपकी ब्लीडिंग नहीं हो रही होती, और बाकी जो सा वो सेम वही स्पेकुलम जो सा इन्वेस्टिगेशन वो आपने जो सा वो देखनी होती है। फिर आपका आ जाता है कोरियोमेनाइटिस, जो मैं भी आपको ऊपर पढ़ा के आया हूँ, ठीक है ना। फिर आपका आ जाता है बस इसके अंदर आप कोरियोमेनाइटिस के अंदर आ जाएगा मैटरनल फीवर विद यूट्राइन टेंडरनेस एंड फीटल टैकीकार्डिया, यानी कि जो मेम्ब्रेन होती है वो आपकी रप्चर होने के बाद आपकी जो बैक्टीरिया यूट्रस होता है वो एमनियोटिक कैविटी से जो है एंटर करता है, मदर की फीवर, यूट्रस या यूट्रस टेंडर या बेबी की जो हार्ट रेट है उसको जो है वो फास्ट करवा देता है, ये आपने याद रखना। प्री टर्म लेबर क्या होता है, प्री टर्म लेबर के अंदर जो आपको पेन नहीं हो रहा था, प्री टर्म लेबर यानी कि लेबर का पेन, ये 37 वीक से पहले जो है आपको कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाए, जिसके अंदर जो सर्विक्स है उसमें जो है वो चेंजेस आना स्टार्ट हो जाए। तो पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन विद सर्वाइकल टेंडरनेस बिफोर द टर्म, यानी कि बिफोर द 37 वीक्स, वो आपको कहता है प्री टर्म लेबर। फीटल ग्रोथ रिससिटेशन, ये आप देख लीजिएगा। इसके अलावा मैक्रोसोमिया, यानी कि आपकी जो बेबी के एक्सेसिवली जो है वो लार्ज होता है, और कॉमनली जो है मैटरनल डायबिटीज़ की वजह से देखने को मिल रहा है, तो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ा के आया, या इसके अंदर शोल्डर डिस्ट्रोशन का जो है रिस्क होता है वो आपको ज़्यादा होता है। पोलीहाइड्रोमिनास और ऑलिगोहाइड्रोमिनास आप काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। पोलीहाइड्रोमिनास का क्या मतलब है, ज़्यादा फ्लूइड, ठीक है, तो इसके अंदर लार्ज यूट्रस होगा विद एक्सेसिव फ्लूइड फॉर द डेट्स, यानी कि पोलीहाइड्रोमिनास के अंदर पेशेंट प्रेजेंट होगा लार्ज यूट्रस फॉर डेट्स एंड विद एक्सेसिव फ्लूइड, यानी कि जो फीटस का जो फ्लूइड होता है वो आपका पोलीहाइड्रोमिनास के अंदर स्वेलो नहीं कर होता है, जो यूरिन फ्लूइड होता है वो आपकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होती है। तो डायबिटीज़ के अंदर जो फीटल पोलीयूरिया उससे जो फ्लूइड है आपका ज़्यादा हो जाता है। और फिर इसके अलावा आपका जाता है ओलिगो के अंदर जो तो आपने पोर्टर सीक्वेंस के अंदर भी पढ़ा गया है, जो अमनियोटिक फ्लूइड आपको क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको स्मॉल यूट्रस देखने को मिल होती है विद रिड्यूस फ्लूइड। तो अमनियोटिक फ्लूइड जो है वो मोस्टली जो है वो फीटल यूरिन से मेंटेन हो रहा है, और इसके अंदर आपकी जो मोस्ट कॉमन काज होती है वो क्या होती है आपकी पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, ओलिगोहाइड्रोमिनास के अंदर। फिर आपका जाता है नॉन स्ट्रेस टेस्ट के अंदर इंपॉर्टेंट है नॉन स्ट्रेस टेस्ट, बेबी की जो वेल बीइंग होती है वो चेक करने के लिए आपने जो है वो फीटल की हार्ट रेट की मूवमेंट के साथ साथ जो है वो देखना होता है कि एक्यूरेट है या नहीं है। तो रिएक्टिव जो नॉन स्ट्रेस टेस्ट है उसके अंदर आपकी जो फीटल मूवमेंट के साथ साथ आपकी जो फीटल हार्ट रेट है उसकी एक्सेलरेशन भी जो है वो ज़्यादा हो, यानी कि हेल्थी फीटस है उसकी मूवमेंट का जो टाइम जो है वो सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स जो है वो हार्ट रेट को एक्सेलरेट कर रहा होता है। इसका मतलब है कि जो फीटस है उसकी जो ऑक्सीजनेशन है वो आपकी क्या है करंटली ठीक है, ओके, ठीक है ना। और बाकी बस इसके अंदर आप जो है वो आपने रियश्योर करना होता है, और अगर नॉन रिएक्टिव है नॉन स्ट्रेस टेस्ट तो फिर आपने फर्दर जो है वो असेसमेंट करना होता है। बाकी ट्रीटमेंट के अंदर जो है वो आपने कंडीशन को जो है वो असेस करना होता है। फिर बायोफिजिकल प्रोफाइल को छोड़ दें, CTG इंटरप्रिटेशन के अंदर जो लेबर होता है उसके अंदर आपकी जो फीटल हार्ट रेट है और कॉन्ट्रैक्शन है वो आपने मॉनिटर करनी होती है CTG इंटरप्रिटेशन के अंदर। और कॉन्ट्रैक्शन के टाइम जो प्लेसेंटा होता है उसकी ऑक्सीजन सप्लाई टेम्परेली आपकी कम हो सकती है, ठीक है ना। और अगर प्लेसेंटा वीक है तो फीटल हार्ट रेट जो है वो लेट डिसलरेट होती है।
फिर होता है आपका नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर जो होता है वो आपका रेगुलर पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है विद सर्विकल चेंजेस, ठीक है। फॉल्स लेबर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है विदाउट द सर्वाइकल चेंजेस, सर्वाइकल चेंजेस आपकी जो है वो देखने को आपको नहीं मिल रही होती, ठीक है। तो यूट्राइन कंडक्शन जो है वो आपकी इफेक्टिव होती है, इसलिए जो सर्विक्स है वो आपकी ओपन हो रही होती है ऐसा ऐसा। और पेन ये नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो पेशेंट को पेन हो, मतलब वुमेन को, साथ साथ आपकी सर्वाइकल के अंदर चेंजेस भी आनी चाहिए। फिर आपका जाता है इंडक्शन ऑफ लेबर। इंडक्शन ऑफ लेबर के अंदर क्या होता है कि आपकी जो लेबर है वो आर्टिफिशियली जो है वो स्टार्ट करना पहले से, जब प्रेगनेंसी जो है वो कंटिन्यू करना, जो मदर या बेबी के लिए जो है वो रिस्क हो, तो आपने क्या करना होता है आर्टिफिशियली। तो पोस्ट डेट प्रेगनेंसी, पोस्ट डेट यानी कि अगर अभी आपकी डेट पड़ी हो, पोस्ट डेट प्रेगनेंसी यानी कि बाद के अंदर जो है वो प्रेगनेंसी विद प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, प्रीक्लेम्सिया, फीटल या मैटरनल इंडिकेशन, ठीक है ना। तो उसके अंदर आपने जो है वो लेबर को जो है वो स्टार्ट करवाना होता है। तो इंडक्शन तब होती है जब आपकी जो डिलीवरी के का जो बेनिफिट है वो आपकी प्रेगनेंसी जो है वो कंटिन्यू करने से आपका ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल सवेरे इक्लेम्सिया है, प्रीक्लेम्सिया है, तो उसके अंदर जो प्लेसेंटल डिजीज़ है वो ऑनगोइंग रहेगी, तो इसलिए आपका बेहतर है कि आप उसको जो है वो डिलीवरी करवा दें, बस इसका ये होता है। तो डायग्नोसिस के अंदर आपने बाइशॉप स्कोर जो है वो देखना होता है। बाइशॉप स्कोर जो है वो हेल्प कर रहा होता है टू जज द सर्वाइकल फेवरेबिलिटी, कि आपकी जो सर्वाइकल है वो फेवरेबल है या नहीं है, वो इजाज़त देती है या नहीं देती। बाकी बार उसको ओपन करवाने के लिए आपने जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन, बैलून या सर्वाइकल रिपनिंग जो है वो करवानी होती है विद बाय एडिंग ऑक्सीटोसिन। फिर ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर क्या कहते हैं, उसके अंदर आपकी जो प्रोलॉन्ग लेबर होती है, यानी कि जो प्रॉब्लम होता है वो यूट्रस के जो है वो पासिज या पैसेंजर का जो है वो हो रहा होता है, यानी कि वो चीज़ पास हो रही हो, और माल एब्जॉर्प्शन माल प्रेजेंटेशन के अंदर जो है वो आपकी जो कंट्रक्शन है वो आपकी प्रोग्रेस जो है वो नहीं हो रही होती, जो पेशेंट है वो आपको जो है वीक हो रहा होता है। फिर आप शोल्डर डिस्ट्रोशिया, वेरी कॉमन, कि ये आपने साइन याद रखना है, टर्टल साइन आफ्टर द हेड डिलीवरी, यानी कि डायबिटिक मदर है विद जो मैक्रोसोमिया यानी बेबी के जो शोल्डर्स हैं वो आपके बड़े हों, हेड बड़ा हो, तो उसके तरह आपको क्या देखने को मिल होता है टर्टल साइन, जिस तरह वो इसके अंदर जो है वो आपको मैनुअर्स करने होते हैं। मैक्रोबर्स मैनुअर विद सुप्राप्यूबिक प्रेशर इज़ द फर्स्ट लाइन, और इसके अंदर जो है वो फंडल प्रेशर जो है वो आपने अवॉइड जो है वो करना होता है। फिर आपका आ जाता है कॉर्ड प्रोलैप्स। कॉर्ड प्रोलैप्स है, यूट्रीन प्रोलैप्स है। कॉर्ड प्रोलैप्स के अंदर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के बाद जो है वो सडन जो है फिटल ब्रैडिकार्डिया देखने को मिल रहा होता है, यानी कि सडन फिटल ब्रैडिकार्डिया आफ्टर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर होने के बाद जो है वो कॉर्ड जो है वो नीचे की तरफ जो है स्लिप हो जाता है। तो कॉर्ड प्रोलैप्स का क्या मतलब है कि जो आपका अम्बिलिकल कॉर्ड है वो आपका नीचे की तरफ जो है वो आपका आ जाए, नीचे की तरफ जो है वो प्रोलैप्स कर जाए, ठीक है। तो उसकी वजह से जो फीटल हेड है वो आपका उसको कंप्रेस कर रहा होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई होती है और सडन ब्रैडिकार्डिया आपको जो है वो देखने को मिल रहा होता है। तो इसके लिए जब आप स्पेकुलम या वजाइनल एग्जाम कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आपको फीटल ब्रैडिकार्डिया तो आपको देखने को मिल रहा होता है ऑलरेडी, कॉर्ड जो है आपको देखने को मिल रहा होता है। तो जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसको मैनुअली जो है आपने लिफ्ट करना होता है ट्रीटमेंट के अंदर, और नी चेस्ट या टेंडर बर्ग पोजीशन या अर्जेंसी सेक्शन जो है आपने करवानी होती है अगर वजाइनल डिलीवरी अगर ना हो रही हो तो। यूट्राइन रप्चर वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपकी जो प्रीवियस सी सेक्शन है या सडन सीवियर एब्डोमिनल पेन विद फीटल डिस्ट्रेस विद लॉस ऑफ स्ट्रेशन, ये सारी जो क्लूज़ हैं वो आपने जो है वो आपने याद रखना है कि यूट्रीन की जो वॉल है वो आपकी टेयर हो जाए, फट जाए, यूजुअली प्रीवियस सी सेक्शन स्कार, और वो जो स्कार होती है जो धब्बा छोड़ जाती है उसके वो कमज़ोर बना देती है प्रीवियसली, तो उसकी वजह से जो है वो आपकी क्या हो जाए यूट्राइन जो है वो रैप्चर हो जाए। तो मैसिव ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग आपको देखने को मिल रही होती है, प्लस माइनस वजाइनल डिलीवरी ब्लीडिंग देखने को मिल रही होती है, और मैटरनल यानी कि माँ जो है वो आपके शॉक के अंदर जो है वो चली जाती है। तो इट इज़ अ क्लिनिकल इमरजेंसी, तो आपने इमीडिएट लेप्रोटॉमी करवानी होती है, रिलीफ कॉर्ड रिक्वायर इमीडिएट लेप्रोटॉमी। फिर आपका आ जाता है सी सेक्शन इंडिकेशन, ये आप जो है वो एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। और फिर आपका आ जाता है वजाइनल बर्थ आफ्टर सीजेरियन, यानी कि प्रीवियस सी सेक्शन के बाद आपकी जो सिलेक्टेड पेशेंट होता है उसके अंदर वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल होती है, और प्रीवियसली जो है वो आपके लोअर सेगमेंट सी सेक्शन वांटिंग वजाइनल डिलीवरी, मतलब वांट वजाइनल डिलीवरी, नो कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी कि आपका जो लोअर सेगमेंट है अगर उसका ट्रांसफर्स स्कार रिलेटिवली जो है आपको क्या होता है सेफर होता है, लेकिन जो स्कार होता है वो आपको रैप्चर होने का रिस्क ज़्यादा होता है, तो इसलिए केयरफुली सिलेक्शन और मॉनिटर कर रहे होते हैं ताकि सी सेक्शन करने आपको वजाइनल डिलीवरी जो है वो करनी होती है। फिर आपको आ जाता है इंट्रामेंस्ट्रुअल डिलीवरी के वैक्यूम और फोर्सेप्स से जो सब आपकी वजाइनल डिलीवरी असिस्ट कर रहे होते हैं, प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज और फीटल डिस्ट्रेस विद द लो हेड एंड फुली डायलेटेड सर्विक्स एंड इंगेज द लो हेड। जब भी बेबी का जो हेड है वो लो हो और डिलीवरी जो है वो आपकी क्विकली या कम्प्लीटली करनी है तो इंस्ट्रूमेंट आपने यूज़ करना होता है, लेकिन सर्विक्स जो है वो फुली ओपन होनी चाहिए। फिर आपकी आ जाती है एपियोस्टोमी और पेरिनल टेयर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एपियोस्टोमी जो है आपको सर्जिकल कट होता है पेरिनल टेयर के अंदर बच्चे का जो साइज़ है वो बड़ा हो, ठीक है ना।
तो वो आपकी स्पॉन्टेनियस इंजरी है, यानी कि डिलीवर के बाद जैसे वो अगर टेयर जैसे वो आपकी एनल स्फिंक्टर को इन्वॉल्व कर ले या रेक्टल म्यूकोजा को इन्वॉल्व कर ले, उसको हम कहते हैं पेरिनियल टेयर्स, ठीक है ना। तो टेयर जो है वो आपका आपने उसी तरीके से लगाना होता है कि जो एनल स्फिंक्टर है उसकी इन्वॉल्वमेंट ना हो। अगर एनल स्फिंक्टर की इन्वॉल्वमेंट होती है तो फीकल इनकॉन्टिनेंस का रिस्क बढ़ जाता है और आपकी जो है वो प्रॉपरली रिपेयर जो है वो आपने करना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको जो फ्रेश वेजाइनल या प्री एनल ब्लीडिंग है जो है वो प्रीनियल ब्लीडिंग जो है वो आपको देखने को मिल रही है। अब इसके अंदर जो है आपने डायग्नोज करना होता है विद डिग्री। अगर फर्स्ट डिग्री है तो आपका जो वजाइना है उसकी म्यूकोजा इन्वॉल्व होगी और स्किन इन्वॉल्व होगी। सेकंड है तो प्रीनियल मसल्स इन्वॉल्व होंगे। थर्ड है तो एनल स्फिंक्टर इन्वॉल्व होगा, ठीक है। फोर्थ है तो रेक्टल म्यूकोजा इन्वॉल्व होगा, ठीक है। फिर आपका जाता है पोस्टमार्टम हेमरेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्टमार्टम हेमरेज के अंदर जो है वो आपकी हैवी ब्लीडिंग होती है आफ्टर डिलीवरी और आपको बॉगी यूट्रस देखने को मिल रही होती है। क्या देखने को मिल रही होती है? बॉगी यूट्रस देखने को मिल रही होती है, यानी कि डिलीवरी के बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग का होना। और इसकी जो सबसे मोस्ट कॉमन काज होती है वो क्या आती है आपकी यूट्रीन अटॉनी। और यूट्रीन अटॉनी का सबसे मोस्ट कॉमन साइन क्या होता है? बॉगी यूट्रस, ये आपने याद रखना है। और प्लेसेंटा जब आपका डी अटैच होता है तो उसके बाद आपकी यूट्रस जब आपको कॉन्टैक्ट होता है, ब्लड वेसल कंप्रेस होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होती है, ट्रॉमा होता है, टिश्यू होती है, कोगुलेशन का इशू होता है और ब्लीडिंग जो है वो आपकी कंटिन्यू होती रहती है। तो पोस्ट जो है वो आपकी डिलीवरी हैवी ब्लीडिंग होती है। बाकी इसके अंदर जो है वो आपने टोन चेक करनी होती है, यानी कि 4 टीज यहीं पे आपको बता देता हूँ। टोन के अंदर जो है आपने चेक करनी होती है यूट्रीन अटॉनी या बॉगी यूट्रस है, जो मैंने अभी आपको बता दिया। फिर ट्रॉमा देखना होता है कि टेयर है यूट्रस जो है वो फिर में ये ब्लीडिंग हो रही है, टिश्यू जो है वो आपके रिटेन है नहीं है, यानी कि प्लेसेंटा वगैरह, थ्रोम्बिंग के अंदर आपका कोगुलेशन। लेकिन मोस्ट कॉमन क्या होता है आपका बॉगी यूट्रस। फिर आपका जाता है यूट्रीन अटॉनी। यूट्रीन अटॉनी जो है आप अभी ऊपर पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, क्या आपकी 40s यानी कि पोस्टमार्टम हेमरेज प्लस बोगी प्लस इनलार्ज यूट्रस। अब अगर इसके बाद भी अगर आपको यूट्रीन अटॉनी भूल जाए ना तो खलियां की कमी हो तो कुछ नहीं है। रिटेन प्लेसेंटा क्या होता है कि प्लेसेंटा या प्लेसेंटल जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनकी डिलीवरी के बाद आपकी यूट्रस जो है वो आपका रह जाए। तो पोस्टमार्टम हेमरेज प्लस प्लेसेंटा नॉट डिलीवर और इनकम्प्लीट प्लेसेंटा, रिटेन प्लेसेंटा यानी कि प्लेसेंटा यूट्रस के अंदर रह जाए। तो रिटेन टिश्यूज़ या यूट्रस का जो है वो प्रॉपर्ली कंटेक्ट ना होने की वजह से आपको रिटेन प्लेसेंटा देखने को मिल रहा होता है, जिसकी वजह से आपको पोस्टमार्टम ब्लीडिंग देखने को मिल रही होती है। अगर ब्लीडिंग आप कहेंगे यार ब्लीडिंग पता नहीं क्यों हो रही है, तो आप अगर हाथ डाल के वगैरह चेक करेंगे ना तो आपको जो प्लेसेंटा की इंस्पेक्शन करेंगे तो आपको नजर आएगा, अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपने मैनुअल जो है वो रिमूव करना होता है, ठीक है ना, और एंटीबायोटिक्स वगैरह देने होते हैं, खैर ये होते हैं। फिर ये सब चीज़ को छोड़ दें, पोस्टमार्टम डिप्रेशन को छोड़ दें, एक दफ़ा सिर्फ इनको देख लीजिएगा कि पोस्टमार्टम जो सैडनेस है या इन चीज़ों के अंदर क्या होता है। फिर आपका जाता है मस्टाइटिस। मस्टाइटिस के अंदर आपने याद रखना है जो ब्रेस्ट फीडिंग है तो उसके दौरान जो ब्रेस्ट है उसकी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाती है और बैक्टीरिया होते हैं। तो लैक्टेटिंग वुमेन विद अ पेनफुल रेड ब्रेस्ट विद अ फीवर है, यानी कि इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो मिल्क जो है वो प्रॉपर्ली जो है वो ड्रेन नहीं हो रहा होता, स्टिचिस हो रही होती है, रुक रुक के आ रहा होता है और निपल जो है वो क्रैक हो जाते हैं। और जो निपल जब क्रैक होता है तो उसकी वजह से जो है वो आपको जो निपल है उसकी क्रैक होने की वजह से, यानी कि आपको कोई जख्म हो उसके बाद जो बैक्टीरिया उसको फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ब्रेस्ट एब्सेस है, यानी कि जो ब्रेस्ट है उसके अंदर पस की फॉर्मुलेशन हो जाए और अगर अनट्रीटेड मेस्टाइटिस हो तो पेनफुल आपको जो है वो ब्रेस्ट लंप देखने को मिल रहा होता है विद द फीवर, मतलब लंप आपको जो है वो फील हो रहा होता है। और जो ब्लीडिंग है वो आपको देखने को मिल रहा होता है, डिस्चार्ज आपको देखने को मिल रहा होता है और अल्ट्रासाउंड के अंदर आपने एब्सेस को करना होता है। बाकी ट्रीटमेंट के अंदर जो है वो ड्रेनेज और एंटीबायोटिक जो है आपने देखनी होती है। आइसोमिनाइजेशन में आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। PCOS के अंदर सिर्फ इतना याद रख लें कि ओबीस फीमेल होती है विद इरेगुलर पीरियड एंड हाइरिस्टिज्म। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ याद रख लें, अगर कोई आपसे ये पूछे कि इसके अंदर FSH और LH का लेवल क्या होता है, ज़्यादा होता है या कम होता है, और मेंसेस जो होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं, इरेगुलर होते हैं या क्या होते हैं, तो PCOS के अंदर आपने याद रखना हाई FSH और LH का लेवल होता है, ठीक है ना। इसके अंदर आपकी क्रोनिक एनवोल्यूशन आपको देखने को मिल रही होती है, क्या होती है, काजिंग इरेगुलर मैनस इनफर्टिलिटी हाइरिस्टिज्म और मैडम। अब FSH ज़्यादा तो एंड्रोजन भी ज़्यादा, एंड्रोजन ज़्यादा तो आपके जो बाल जो होते हैं वो आपके ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो 20 फीट के अंदर एनवोल्यूशन की वजह से जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो आपका रेगुलरली नहीं बन रहा होता, तो एस्ट्रोजन जो है वो होता है आपका अनअपोज रहता है, इससे जो है वो आपके पीरियड इरेगुलर होते हैं और एंडोमेट्रियम जो है वो ठीक हो जाती है और एंड्रोजन जो है वो हाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको एक्ने जो है वो देखने को मिल रही होती है, ठीक है। तो मोटे पेशेंट, अगर 20 पेशेंट आए और साथ ही हिस्ट्री है तो आंखें बंद करके आपने PCOS लगा देना। अब आया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? एंडोमेट्रियोसिस के अंदर जो याद रखें एंडोमेट्रियल टिश्यूज जो होते हैं वो यूट्रस के बाहर होते हैं, आउटसाइड। एंडो का मतलब आउट है, आउट, और एडीनो अंदर क्या मतलब होता है आपका इन होना, एडीनो इनो इन। अब एंडोमेट्रियोसिस के अंदर आपके जो टिश्यूज होते हैं वो आपके क्या होते हैं, बाहर होते हैं,
मतलब यूट्रस के बाहर होते हैं, जो हार्मोन्स के जो है वो रिस्पॉन्स में ब्लीड या इन्फ्लेम्ड हो रहे होते हैं। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सीवियर साइक्लिक पेन विद इनफर्टिलिटी। लेकिन सीवियर साइक्लिक पेन जो सा होता है ना, ये आपका ये लफ्ज़ जो सा आपका सीवियर साइक्लिक पेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विद डिस्मेनोरिया, डिस्पेरिनिया, ये इसका फ़र्क नहीं होता। अगर आपने साइक्लिक पेन याद रख लिया ना एंडोमेट्रियोसिस के अंदर, वो आपका जो है वो क्या होता है, आपका एंडोमेट्रियोसिस होता है। तो इसके अलावा एटॉपिक एंडोमेट्रियल टिश्यूज होते हैं, वो पीरियड के टाइम जो है वो ब्लीड कर होते हैं, इन्फ्लेम कर होते हैं, इसलिए जो पेन होता है वो आपको क्या होता है, साइक्लिक होता है। यानी कि पीरियड्स के टाइम पे जो है वो पेन होना, क्या होना, पीरियड्स के टाइम जो है वो आपका पेन होना। तो पेन इज क्लासिकली रिलेटेड टू द मेंसेस, ठीक है ना। और बाकी एक मिनट मैं रिस्पॉन्ड कर दूँ। अच्छा, एडिनोमायोसिस के अंदर क्या होता है, वो अंदर की तरफ, यानी कि आपकी एंडोमेट्रियल टिश्यूज होते हैं वो यूट्रस के वेसल्स की लेयर के अंदर हो, यानी कि मायोमेट्रियम के अंदर हो। तो अगर आपके पास मल्टीपैरस वुमेन है विद डिस्मेनोरिया एंड यूनिफॉर्मली इन लार्ज टेंडर यूट्रस, मतलब कि बहुत टेंडर हो, मतलब सख्त हो, ठीक है, बल्कि टेंडर यूट्रस, बल्कि का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, बल्कि हैवी पेनफुल पीरियड या बल्कि टेंडर यूट्रस का लफ्ज़ इन्वॉल्व करते हैं एज़ कम्पेयर टू इन लार्ज टेंडर यूट्रस, ठीक है ना। और इसको हमेशा फिब्रॉइड से करते हैं कि उसके अंदर भी इरेगुलर आपको और इन लार्ज देखने को मिल रही होती है यूट्रस। और इसको एडिनोमायोसिस के साथ क्यों करते हैं कि उसके अंदर आपको पेनफुल पेन हो रहा होता है पीरियड्स के साथ, ठीक है ना। और क्या कहते हैं अपना एंडोमेट्रियोसिस के अंदर तो आपको सिर्फ साइक्लिक पेन आपको जो है वो देखने को मिल रहा होता है। इसके अंदर आपको जो एंडोमेट्रियल टिश्यूज होते हैं वो मसल्स के अंदर, यानी कि मायोमेट्रियम के अंदर जाके ब्लीड कर रहे होते हैं, इन्फ्लेम कर रहे होते हैं, इसलिए जो यूट्रस है वो डिफ्यूजली बल्कि होती है, यानी कि भारी हो जाती है और टेंडर हो जाती है, ठीक है, इसलिए जो है वो पेनफुल होती है। और इसके अंदर आपको मेनोरेजिया, डिस्मेनोरिया और एमआरआई वगैरह आपने करवानी होती है। ट्रीटमेंट के अंदर आपने एनएसएड्स वगैरह, हार्मोनल थेरेपी और बस सिम्टोमेटिकली देखना होता है। फिब्रॉइड्स क्या होते हैं, फिब्रॉइड्स जो है वो आपके यूट्रस के बिनाइन स्मूथ मसल्स होते हैं। इसके अंदर भी आपको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को मिल होती है। इसके अंदर बल्कि यूट्रस है लेकिन इनलार्ज नहीं है। इसके अंदर इनलार्ज इरेगुलर यूट्रस या इरेगुलर बल्कि यूट्रस जो है वो आपको देखने को मिल होती है विद मेनोरेजिया। अब ये एक एक पॉइंट, इसके अंदर रेगुलर जो है वो इलाज बल्कि यूट्रस है, इसके अंदर इलाज इरेगुलर बल्कि यूट्रस है, और एंडोमेट्रियोसिस के अंदर जो साइक्लिक पेन जो है वो है। तो एक एक लफ्ज़ जो है वो आपको आपका आंसर देगा। तो इसके अंदर फिब्रॉइड यूट्रस के अंदर जो कैविटी होती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, स्पेशली आपके सबम्यूकोजल फिब्रॉइड्स, और इसके अंदर आपके वो ट्रांसम्यूरल और जो सबम्यूकोजल ट्रांसम्यूरल जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो देखने को मिल रही होती है, ठीक है। तो तब क्या एडिनोमायोसिस के अंदर आपको यूनिफॉर्म, फिब्रॉइड्स के अंदर इरेगुलर। अच्छा, मेनोरेजिया, प्रोलॉन्ग पीरियड्स, एनीमिया, इसके अंदर पेल्विक अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, और बाकी इसके अंदर एनएसएड्स, ट्रांसएमिक एसिड और वगैरह ये चीज़ें दे सकते हैं। और फिर आपका आ जाता है प्राइमरी एमेनोरिया। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ऐसे गर्ल्स, ऐसी एडोलसेंट्स गर्ल्स जो इनको कभी मेंसेस आए ही ना हो, कभी आए ही ना हो। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक गाइड्स डायग्नोसिस। सेकेंडरी एमेनोरिया के अंदर पहले आए हों, यानी कि पहले पीरियड्स नॉर्मल थे और अब जो से पीरियड्स हैं वो आपके बंद हो गए, यानी कि प्रीवियसली मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल स्टॉप्स द पीरियड। तो सबसे कॉमन और इंपॉर्टेंट काज प्रेगनेंसी होती है। क्या होती है? प्रेगनेंसी होती है। इसलिए एग्जाम में आपने सबसे पहले जो टेस्ट कौन से करवाना है? प्रेगनेंसी। प्रीवियसली मैंने कॉमनली ड्यू टू प्रेगनेंसी, पीसीओएस, हाइपोथैलेमिक काज या हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया। तो हमने सबसे पहले प्रेगनेंसी का टेस्ट करवाना है। अगर प्राइमरी है में आपका पीरियड्स नहीं होते, सेकेंडरी के अंदर आपके पीरियड्स हो चुके होते हैं, और पीसीएस आपका सेकेंडरी एमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया का काज करवा सकता है, बिकॉज पीसीएस आपका हिस्टोटिज्म, एक्ने, ओबेसिटी और हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया भी हो सकता है, बिकॉज उसके अंदर गैलेक्टोरिया और एमेनोरिया। गैलेक्टोरिया का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो ये चीज़ें तो आपकी लाजमी होंगी, आप ये बात याद रखना, गैलेक्टोरिया प्लस एमेनोरिया। गैलेक्टोरिया का लफ्ज़ जहाँ है ना, साथ एमेनोरिया, प्रोलैक्टिनोमा लगा देना। बाकी बार फर्स्ट टेस्ट प्रेगनेंसी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका टीएसएच, फिर प्रोलैक्टिन, फिर एफएसएच, ठीक है। आपने काज की जो है स्पेसिफिक पहले प्रेगनेंसी को रूल आउट करना है। फिर आपका आ जाता है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, इंपॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुअल जो ब्लीडिंग होता है उसका जो पैटर्न होता है अब एबनॉर्मल हो जाए, यानी कि हैवी हो, प्रोलॉन्ग्ड हो, लंबे अरसे तक हो, इरेगुलर हो और फ्रीक्वेंट हो, उसको कहते हैं एबनॉर्मल, यानी कि टाइम्स हट के। तो हैवी, इरेगुलर, प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग इज इक्वल टू एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। अब एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के जो है वो स्ट्रक्चरल काज से हो रहा होता है कि आपका एबनॉर्मल स्ट्रक्चरल काज की वजह से हो रहा होता है, हार्मोनल की वजह से, एन ओवुलेटरी काज की वजह से हो रहा होता है, और रिप्रोडक्टिव एज के अंदर जो है वो प्रेगनेंसी रिलेटेड होता है। तो ब्लीडिंग को जो है आपने फर्स्ट रूल आउट करना होता है, ठीक है। तो हैवी ब्लीडिंग, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, इरेगुलर ब्लीडिंग आपको जो है इसके अंदर देखनी होती है। तो हमने सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना होता है और उसके बाद सीबीसी वगैरह ये चीज़ें करवानी होती हैं, ठीक है। डिस्मेनोरिया, क्रैम्पी एबनॉर्मल पेन ड्यूरिंग मेंसेस, इसको कहते हैं डिस्मेनोरिया।
कि पीरियड्स के टाइम जो सब आपको पेनफुल क्रैम्प्स हों, और इसके अंदर आपकी प्राइमरी डिस्मेनोरिया आ जाती है, और प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो है आपकी प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होती है, और सेकेंडरी जो है तो उसकी पैथोलॉजी की वजह से हो रही होती है। यानी कि पीरियड्स के टाइम जब आप प्रोस्टाग्लैंडिन जो है यूट्रस को क्या करवा रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वजह से आपको क्रैम्पिंग पेन होता है। तो वो मैं आपको ऑलरेडी बताता हूँ, जब आपकी यूट्रस है किसी भी रीज़न में आपकी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो आपको क्रैम्पिंग फील होगा, क्रैम्पी लाइक पेन। ठीक है। मेनोपॉज सिंपल, हॉट फ्लैशेस, एमेनोरिया अराउंड द मिडल एज। हॉट फ्लैशेस तो आपने लाजमी याद रखना है ना। तो मेरे पास की वो मिडल एज वुमेंस क्या होती हैं, मिडल एज वुमेन जो आपकी एमेनोरिया के साथ आए, हॉट फ्लैशेस हो और वजाइनल ड्राइनेस हो। क्या हो, वजाइनल ड्राइनेस। क्यों, ड्यू टू ओवरियन फॉलिकल डिप्लेशन एंड लो एस्ट्रोजन। तो मेरे पास जो एस्ट्रोजन लो होने की वजह से आपके जो वेजोमोटर सिम्टम्स होते हैं, हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स और जेनिटल टिश्यू जो है वो तीनों ड्राई हो जाते हैं। ठीक है। बारह इसके अंदर अपने वजाइनल एस्ट्रोजन जो है वो देने होते हैं फॉर लोकल सिम्टम्स, और यूजुअली आपका जो 12 मंथ एमेनोरिया या FSH है वो आपका हाई हो सकता है। फिर इसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा आपका, ये चीज़ 3। फिर आपका PID, और इसके अंदर भी एक क्वेश्चन आएगा, ये तो आपका लाजमी आएगा ना PID इंशाल्लाह। बैक्टीरियल वेजिनोसिस, और इनके अंदर आपका लाजमी आएगा, ये आप याद रखना। एक चीज़ बता रहा हूँ, बस आपने वो याद रखनी है, फिशी ऑर्डर विद क्लू सेल्स। ये क्लू सेल्स आपने नहीं बोलना। फिशी ऑर्डर विद ग्रे या वाइट फिशी स्मेली डिस्चार्ज। क्या है, ओवरग्रोथ फिशी स्मेली डिस्चार्ज। ठीक है ना, ग्रे या वाइट, वो क्या है आपका बैक्टीरियल वेजिनोसिस। BV, आपकी जो BV है जो कि नहीं है, उसके अंदर से आपको कैसी स्मेल आ रही है, फिशी, मतलब उसने फ़िश बनाई है तो आपको फिश स्मेली डिस्चार्ज आपको देखने को मिलता है। साथ साथ उसने क्लू सेल्स। कैंडिडा, कैंडिडियासिस क्या होता है, VC, यानी कि आपके VC ने आज क्या बनाई है, थिक कर्डी कॉटेज चीज़, यानी कि कॉटेज चीज़ डिस्चार्ज प्लस इचिंग। सिंपल इज़ दैट। ठीक है, कितने आसान है कि अगर आपकी BV के से आपको फिशी की स्मेल आ रही है तो आपकी क्या है, आपका बैक्टीरियल वेजिनोसिस। अगर कैंडिडियास है तो उसके अंदर आपको VC है। ठीक है ना, VC आपका BC बना लें इसको, BC। तो वो क्या है, थिक कर्डी कॉटेज चीज़ डिस्चार्ज आपको देखने को मिल रहा होता है विद इंटेंस वुलवुलर इचिंग और रेडनेस। ठीक है, तो ये आपने क्लू याद रखने। ट्राइकोमोनास, ट्राइको के अंदर आपको फोर्थी फॉल डिस्चार्ज विद मोटाइल ऑर्गेनिज्म, मतलब फोर्थी फॉल, यानी कि ट्राइकोमोनास के अंदर आपको जो है वो स्ट्रॉबेरी सर्विक्स या जो पार्टनर है उसको जो है वो ट्रीट करना होता है। तो ट्राइकोमोनास के अंदर जो है वो आपको फोर्थी यूरिन देखने को मिल रहा होता है विद येलो डिस्चार्ज। इसके अंदर आपको फोर्थी ग्रीन डिस्चार्ज या येलो भी हो सकता है विद अ स्ट्रॉबेरी सर्विक्स। बस ये इतना सा इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक्स हैं। PID कहीं पे भी, हाँ अच्छा, एक और चीज़, ट्रीटमेंट का मैं आपको बता देता हूँ कि ट्राइकोमोनास का अगर पेशेंट आता है तो उसके अंदर आपने मेट्रोनिडाजोल या टीनेडाजोल आपने देना होता है ताकि जब पेशेंट आपके ट्रीट हो सकें। और जो वेजाइनल होती है कैंडिडियासिस, इसके अंदर आपने जो है एंटी फंगस देने होते हैं, और फ्लूकोनाजोल वगैरह ये चीज़ें देनी होती है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस के अंदर आपने जो है वो क्लिंडामाइसिन जो है वो देनी होती है। फर्स्ट जो बैक्टीरियल वेजिनोसिस के अंदर क्लिंडामाइसिन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, फिर आपकी आ जाती है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के अंदर आपने याद रखना है कि जो आपकी यूट्रस है या फ्लैपिंग ट्यूब है और पेल्विस है, तीनों चीज़ें, उसके अंदर असेंडिंग इन्फेक्शन होता है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसलिए क्लेमिडिया या गोनोरिया इंपॉर्टेंट होता है। तो असेंडिंग इन्फेक्शन यूट्रस ट्यूब ये सारा होता है विदा ड्यू टू गोनोरिया क्लेमिडिया। तो लोअर एब्डोमिनल पेन फीवर विदा दो चीज़ें, सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस विदा एडिनेक्सल मास विदा विजाइनल डिस्चार्ज। बस आपने ये याद रखना है। पर इनमें से एक चीज़ भी आ जाए तो आपने सर्वाइकल मोशन अगर आ जाए तो आंखें बंद करके PID लगा देना। तो टॉपिक के अंदर जो पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट होता है उसके अंदर आपको एम्प्टी यूट्रस और एडिनेक्सल पेन देखने को मिल रहा होता है। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर आपको एडिनेक्सल पेन, ये नहीं कि एडिनेक्सल पेन और PID लगा दें। ठीक है, वो एडिनेक्सल मास टेंडरनेस आपको देखने को मिल रहा होता है। इसके अंदर आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देखने होते हैं जो गोनोरिया को कवर कर रहा होता है, क्लेमिडिया को कवर कर रहा होता है। ठीक है, बाहर इसके अंदर प्रेगनेंसी टेस्ट या STI जो है वो पेल्विक एग्जाम जो है वो लाजमी करवाने होते हैं। फिर नीचे आ जाते हैं आपके बार्थोलिन सिस्ट, एब्सेस, सर्वाइकल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर और ओवरियन कैंसर। इसके अंदर आपने जो कैंसर्स हैं, सर्वाइकल कैंसर वो आपका पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग एक इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है, क्या कहते हैं अपना, पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग इन एबनॉर्मल पेप्सफेयर, यानी कि सर्वाइकल कैंसर के अंदर आपने जो है वो एबनॉर्मल पेप्सफेयर और फाउल डिस्चार्ज विद द फाउल डिस्चार्ज। एक और चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि सर्विक्स का कैंसर किसकी वजह से हो रहा होता है, HPV 16-18 ये आएगा। ठीक है ना, तो 16 और 18 की वजह से हो रहा होता है। तो
पेशेंट विद पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग, यानी कि सर्विक्स है उसकी जो अगर लीजन हो, तो लीजन अगर कॉन्टैक्ट पे आपका इजीली अगर ब्लीड करता है तो सेक्स के बाद जो है वो आपको ब्लीडिंग जो है वो होना स्टार्ट हो जाए, तो HPV जो है वो सर्विक्स की ट्रांसमिशन जो जोन होता है उसे डिस्प्लेजिया से कैंसर की तरफ जो है वो प्रमोट कर रहा होता है। तो सर्वाइकल कैंसर के अंदर आपने पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग को याद रखना है। एंडोमेट्रियल कैंसर के अंदर आपने पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के अंदर याद रखना है। एंडोमेट्रियल कैंसर ओबीज पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन विद वेजाइनल ब्लीडिंग, ठीक है, यूजुअली आपके जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसके अंदर। और ओवरियन कैंसर जो होता है उसके अंदर, ओवरियन कैंसर के अंदर जो है वो आपका ओल्डर वुमेन आ जाती हैं विद एब्डोमिनल ब्लॉटिंग एक्सटेंशन विद एडेनेक्सल मास। अब एडेनेक्सल मास विद सर्वाइकल टेंडरनेस आ जाता है तो आपने PID की तरफ जाना था, ठीक है ना, इसके अंदर, ठीक है। और ओवरियन कैंसर का ट्यूमर मार्कर क्या होता है, कमेंट में मुझे लाजमी बताना। तो ये तक देखो तो सही, पहले तो ये गल है ना। फिर आपके जो पीड्स के भी आपके 70 जो है वो आपके टॉपिक्स हैं। अब देखें कितना टाइम हो गया, 1 घंटे के अंदर हुआ है। इसको मैं आपको कैसे पढ़ाऊँ, जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूँ, मैं पानी पी लूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पीडियाट्रिक्स की। तो पीडियाट्रिक्स के अंदर जो है वो मैं आपको जल्दी जल्दी जो है वो आपको क्लूज़ जो है वो बताता जाऊँगा। और बाकी आपने जो है वो ऑलरेडी पीड्स की मैंने आपको रिवीजन करवाई हुई है, तो ऑप्शन यानी मैंने इसलिए आपको करवाई क्योंकि वो भूल जाती है, ठीक है। तो पीड्स जो सी है उसके अंदर आपको मिनिमम जो है ये डायरिया, एब्गार स्कोर, चाइल्ड डेवलपमेंट, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपने खुद करने हैं, ठीक है। तो न्यूनेटल रेस्पिरेशन क्या होती है कि न्यूबॉर्न अगर रो नहीं रहा मतलब पैदा होने के बाद, एंड दे हैव अ पुअर ब्रीदिंग आफ्टर द डिलीवरी एंड दे हैव अ पुअर टोन, तो उससे पहले सबसे पहले न्यूनेटल रेस्पिरेशन के अंदर आपने सबसे पहले क्या देना है, आपने वेंट प्रोवाइड करना है। क्या वेंटिलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इफ बेबी इज नॉट ब्रीथिंग प्रॉपर्ली। एब्गार स्कोर आपने खुद करना है कि अपेरेंस, पल्स, ग्रामेज, एक्टिविटी, रिस्पायरेशन किस तरीके से होती है। और इमीडिएट अगर आपसे कोई पूछे एब्गार स्कोर किस लिए हम यूज़ करते हैं तो आपने बताने की इट इज़ अ इमीडिएट न्यूबॉर्न असेसमेंट प्रोग्राम, जिसके अंदर हम जो है वो बच्चे की हालत को जो है वो देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो बच्चा प्रेजेंट हुआ है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आपका फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है वर्सेस ब्रेस्ट जॉन्डिस और ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस है। फिजियोलॉजिकल न्यूनेटल जॉन्डिस है वो आपको 24 आवर के अंदर अंदर जो है वो आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं अपना पैथोलॉजिकल जो होता है वो आफ्टर 24 आवर जो है वो प्रेजेंट करता है। इसी तरीके से MCQ आएगा, अगर आया तो, वैसे नहीं आता, ठीक है। हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस या ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस के अंदर आ सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस के अंदर जो है वो फर्स्ट वीक जॉन्डिस होता है विद पुअर फीडिंग विद वेट लॉस या डिहाइड्रेशन, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस के अंदर आपको इनटेक की प्रॉब्लम है, ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस के अंदर और ये ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस जो है वो फर्स्ट आपके जो है वो फर्स्ट वीक के जॉन्डिस के अंदर आ जाता है, फर्स्ट वीक जॉन्डिस, ठीक है। और जबकि जो आपका ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस है उसके अंदर आफ्टर 5 to 7 जो हैं वो डेज जो है वो आफ्टर फर्स्ट वीक, आफ्टर 5 to 7 डेज जो है, यानी कि पहले हफ्ते के बाद जो है वो बेबी जो सा होता है हेल्दी होते हैं और जो है वो फीडिंग अच्छे से कर रहा होता है। इट इज़ अ ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, यानी कि ब्रेस्ट पीने की वजह से, एंड दे ऑल आर फिजियोलॉजिकल, खुद ब खुद जो है वो ठीक हो जाते हैं। व्हाट इज़ कर्निक्टस के अंदर आपको स्वेयर जॉन्डिस देखने को मिल जाता है, लिथार्जी देखने को मिल जाता है, पुअर फीडिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट हाई पिच्ड क्राई विद सीजर्स। तो ये अनकॉन्जुगेटेड जो बिलीरुबिन है उसकी न्यूरोटॉक्सिसिटी बेसिकली होती है, किसकी, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की टॉक्सिसिटी की वजह से हो सकती है। न्यूनेटल सेप्सिस क्या होता है कि आपका न्यूबॉर्न है विद पुअर फीडिंग एंड लेथार्जी, और उसके अंदर आपको क्या हो रहा है, फीवर और हाइपोथर्मिया, तो उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, न्यूबॉर्न सेप्सिस। तो न्यूबॉर्न में नॉट शो टिपिकल फीवर। सो बेसिकली इसके अंदर जो बच्चा वो प्रेजेंट करता है विद पुअर फीडिंग, लेथार्जी, फीवर एंड हाइपोथर्मिया। फिर आपका आ जाता है रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस। तो हाउ बेबी प्रेजेंट, सो द प्री टर्म बेबी प्रेजेंट टू यू विद हिस्ट्री ऑफ ग्रंटिंग, रिट्रैक्शंस एंड ग्राउंड ग्लास चेस्ट एक्सरे, ठीक है। तो वो किसके देख रहे हैं हम, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर। होता किस वजह से, आपकी सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी की वजह से, और होता किस में है, जो प्री टर्म बच्चे होते हैं 35 साल से पहले, क्योंकि 35 साल तक तो जाके आपका सर्फेक्टेंट मैच्योर होता है ना बॉडी के अंदर। तो 35 साल से पहले अगर 35 साल कह रहा हूँ, 35 वीक से पहले अगर बच्चा पैदा हो जाए तो उनके अंदर देखा जाता है। अगर वो हो भी रहे हैं, अगर आपको आइडिया हो, तो हम स्टीरॉइड जो है वो थेरेपी वगैरह देते हैं ताकि जो सा बच्चा वो सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन होती रहे। फिर ट्रांजिएंट टैकेपिनिया ऑफ न्यूबॉर्न है, यानी कि जो टर्म बेबी है वो सी सेक्शन के बाद टैकेपिनिया हो, यानी कि पैदा होने के बिल्कुल बाद क्या हो, टैकेपिनिया हो जाए 24 से 72 आवर्स, और इसके अंदर जो है वो इम्प्रूव कर जाए। मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है कि आपका जो टर्म या पोस्ट टर्म बेबी हो उसके अंदर मेकोनियम यानी कि पहला पखाना करना, यानी कि मेकोनियम स्टेन लिक्वर या रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस,
ठीक है। सो मेकोनियम एस्पिरेशन अकर व्हेन स्ट्रेस्ड, पोस्टर्म फीटस इनहेल्स मेकोनियम काजिंग एयर ऑब्स्ट्रक्शन एंड लंग, सॉरी ये एस्पिरेशन सिंड्रोम है, सॉरी मैं मेकोनियम इलियस की बात वो सोच रहा था। सो इट इज़ अ मेकोनियम स्ट्रेन लिक्वर विच कैन काज द रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ठीक है ना। सो इट इज़ मोर कॉमन इन टर्म और पोस्ट टर्म बेबीज़, नॉट वेरी प्री टर्म बेबीज़, मतलब कि जो बच्चे वक्त पे पैदा हो जाएं या बाद में जो से लेट पैदा हो थोड़े से, उसमें होता है मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। फिर बात करते हैं नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस, आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपके पास प्री टर्म इन्फेंट यानी कि वक्त से पहले जैसे वो बच्चा आपके पास प्रेजेंट करे विद हिस्ट्री ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ब्लडी स्टूल एंड न्यूमाटोसिस इंटेस्टिनैलिस, ठीक है। न्यूमाटोसिस इंटेस्टिनैलिस इसका मेन क्लू है आपका नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस का, ठीक है। तो आपने इस तरीके से याद रखना है। व्हाट इज़ न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, अब जब भी आपका जब पेशेंट प्रेजेंट करता है वो किसी के साथ प्रेजेंट करता है, जुट्रिनस, सीजर, पुअर फीडिंग इन द न्यूबॉर्न, सो इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर हैज़ हाई इंसुलिन काज हाइपोग्लाइसीमिया आफ्टर बर्थ, जब माँ के पेट में होता है बच्चा तो उस टाइम पे आपकी जो ग्लूकोज होती है वो क्रॉस करके आपके बेबी के अंदर आ जाती है, बेबी के अंदर जो इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है वो आपकी ज़्यादा हो जाती है, जब ये आपकी क्या है बिफोर बर्थ। और जब आफ्टर बर्थ जो है वो आपकी मदर से ज़्यादा पेट से निकल गया तो ग्लूकोज वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होगी, तो जब ग्लूकोज वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होगी तो उसकी वजह से आपको क्या जो है वो देखने को मिलेगा, आपका इंसुलिन ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से जो ग्लूकोज है आपका डाउन हो जाएगा, तो इसको कहते हैं न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। फिर आप आ जाता है बर्थ एस्फेजिया, इसके अंदर आपका एपगार स्कोर कम हो, पुअर ब्रीदिंग हो, एसिडोसिस हो आफ्टर द ब्रीथिंग। डिहाइड्रेशन इन द चिल्ड्रन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब डिहाइड्रेशन में आपका प्लान ए होता है, प्लान बी होता है, प्लान सी होता है। अगर आपके पास अगर ये जो डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट होते हैं जब आपके पास प्रेजेंट करते हैं तो उसके अंदर आपने प्लान देना होता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट के अंदर नो हाइड्रेशन है, नो डिहाइड्रेशन है, तो बच्चा क्या होगा, अलर्ट होगा, आइज़ उसकी नॉर्मल होंगी, पानी वो सही तरीके से पी रहा होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट स्किन का उसका जो पिंच है वो क्या होगा नॉर्मल। तो इसलिए इसमें हम क्या देंगे, प्लान ए, ठीक है। अब यही एमसीक्यू की मैं बात कर रहा था जो आता है लाजमी आएगा, लाजमी आएगा, मैं फिर बता रहा हूँ। फिर उसके बाद आएगा सम डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन के अंदर आपको रेस्टलेस, इरिटेबल और संकन आइज़ यूज़ होंगे, आप संकन आइज़, और बच्चा पानी कैसे पी रहा होगा, ईगरली, यानी कि जैसे उसे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही हो, ईगरली या थर्स्टी, और उसकी जो स्किन है वो ऐसा ऐसा नीचे जाएगी। अब इसके अंदर आपने क्या देना, प्लान बी, संकन आइज़ के अंदर, ठीक है। उसके क्या देना, प्लान बी, मिक्सअप नहीं करना, फिर बता रहा हूँ। प्लान ए दे दिया, प्लान बी दे दिया, आखिर में आ जाता है आपका प्लान सी। अब प्लान सी के लिए अगर आपका हो सीवियर डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन, तो आपने कौन सा देना है, प्लान सी। इसके अंदर आपके पास पेशेंट कैसे, बच्चा कैसे आएगा, लिथार्जिक, अनकॉन्शियस, संकन आइज, और सबसे इंपॉर्टेंट स्किन जो सी होती है जब आप पिंच करेंगे तो वो बिल्कुल स्लोली स्लोली जा रही होगी, तो उसके अंदर आपने प्लान सी देना, यानी कि फ़ौरन से उसको जो है वो आईवी फ्लूइड देने। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि आपकी पीडियाट्रिक्स है, इसके अंदर लाजमी आता है। आपका एपगार अभी तक जो पढ़ा के आऊँ, एपगार, ठीक है, और आपका ये डिहाइड्रेशन, ठीक है, और नेक्स्ट आपका एक्यूट डायरिया। ये तीन टॉपिक मस्ट आने हैं, शर्त लगा लें मेरे से, एपगार स्कोर, चाइल्ड डेवलपमेंट, डिहाइड्रेशन और एक्यूट डायरिया, ठीक है। और एक्यूट डायरिया के अंदर भी वो सेम वही प्लान ए प्लान बी ही मतलब वो सोचा जाता है। तो एक्यूट डायरिया के अंदर भी वो सेम कंडीशन है कि नो हाइड्रेशन, मतलब बेबी अगर एक्टिव आइज नॉर्मल है, ड्रिंक नॉर्मल कर रहा है, तो उसके अंदर सम हाइड्रेशन के अंदर भी वही है, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी जो सा अगर वाटरी डायरी है विद वॉमिटिंग है तो, या विद नो ब्लड है तो वायरल है। अगर ब्लड आ रहा है स्टूल के अंदर, फीवर है, क्रैम्प्स है, तो इसका मतलब है डिसेंट्री या शिगिल है। अगर राइस वाटर स्टूल है तो आपको पता है कॉलरा होता है, ठीक है ना। और ग्रीजी स्टूल है तो वो आपको क्या होता है, गार्डिया होता है। ये आके हैं लेकिन मैं फिर भी आपको जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाटरी डायरिया प्लस वॉमिट प्लस नो ब्लड, तो ये आपका क्या है, वायरल गैस्ट्रो, फर्स्ट पॉइंट। फिर वो कहता है ब्लड हो इन स्टूल प्लस फीवर प्लस क्रैम्प्स, ये आपका क्या होता है, डाई सेंट्री या शिगिला।
राइस वाटर स्टूल प्लस रैपिड डिहाइड्रेशन कोलरा, ये लिख लेना बेशक। ग्रेसी फाउल स्मेल प्लस ब्लॉटिंग गार्डियन, ठीक है। और आप ये ना समझा करें कि मैं कोई पता नहीं छतों में बैठा हूँ, मैं अपने रूम में ही रहता हूँ, बट आजकल आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और रूम में मैंने भी एसी लगवाया नहीं है, तो इस वजह से मैं रहता भी अकेले हूँ, फिर इस वजह से मैं खिड़कियाँ खोल देता हूँ। और वैसे भी आज मौसम अच्छा है तो इस वजह से मैं फिर मतलब रात के टाइम मैं खिड़कियाँ वगैरह खोल देता हूँ ताकि जो से वो हवा जो सा एग्जास्ट जो से वो आपका अच्छा हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा, इन टॉपिक्स को आपने बहुत अच्छे से करना है। मैं फिर बता रहा हूँ, एक्यूट डायरिया, आपका डिहाइड्रेशन, एपगार और चाइल्ड डेवलपमेंट, ये आपने चाइल्ड डेवलपमेंट तो आपने खुद ही करना है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है डायसेंट्री। तो डायसेंट्री के अंदर आपको पता है कि ब्लडी डायरिया होता है, म्यूकस फीवर, एब्डोमिनल क्रैम्प्स वगैरह होते हैं, आपको देखने को मिल होता है। तो डायसेंट्री इज इन विद ब्लड ड्यू टू इन्फ्लेमेटरी इन्वेजन ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ब्लडी डायरिया, फीवर है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और उसके अंदर वजह से आपको बैक्टीरिया या अमीबास जो या फिर वायरल डायरिया, ये आपको मैंने जो से नीचे बता दिया कि किस तरीके से पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। फिर आपको जाता है नमूनिया। नमूनिया के अंदर आपको हमेशा फीवर की हिस्ट्री मिल रही होती है कि आपको जो अल्वोलाई है उसके अंदर जो है स्पूटम की प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। तो फीवर, कफ, टैकिपनिया, चेस्ट इन ड्राइंग, अंदर की तरफ गिर जाना, तो उसके अंदर जो है वो टैकिपनिया जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बच्चों के अंदर जिनको जो है नमूनिया होता है। तो इसके अंदर फीवर, कफ, फास्ट ब्रीदिंग या चेस्ट इन ड्राइंग या समटाइम हाइपॉक्सिया आपको जो है वो देखने को मिला। तो टैकिपनिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन इन द चिल्ड्रन इन द नमूनिया। ब्रोंकोलाइटिस बच्चों, और इसके अंदर आपको जो है वो वीजिंग साउंड जो है वो नजर आए आफ्टर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। दो चीज़ें होती हैं, अगर रिकरेंट वीजिंग साउंड होगी आपको, ठीक है, और रात के वक्त ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी तो वो आपकी अस्थमा में आ जाती है। अगर वीजिंग साउंड आफ्टर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो डिफरेंट ही हो जाता है, ठीक है, तो वो आपको क्या है, ब्रोंकोलाइटिस है, ठीक है। और ब्रोंकोलाइटिस की मेन काज क्या होती है, RSB, ड्यू टू RSB। फिर क्राउक क्या होता है, अब इसका मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट साइन बताया हुआ था, बार्किंग कफ। बार्किंग कफ जहाँ भी आ जाए क्राउक, ड्रोलिंग या ट्राइपोड पोजीशन जहाँ पे भी आ जाए वो आपकी क्या होगी, ट्राइपोड पोजीशन और ड्रोलिंग, ये क्या होती है आपकी एपिग्लोटाइटिस। फॉरेन बॉडी के अंदर आपकी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है आफ्टर चोकिंग एपिसोड, तो चाइल्ड सडनली कफ्स या चोक्स आफ्टर ईटिंग या प्लेइंग। अस्थमा के अंदर रिकरेंट वीज आर वर्स एट द नाइट या एक्सरसाइज, ठीक है। तो बच्चों के अंदर जो है वो रिवर्सिबल होता है, लेकिन रिकरेंट वीजिंग साउंड जो है हमें नजर सुनने को जो है मिल रही होती है। फिर आपका आ जाता है स्टेटस एस्थमेटिकस, सीवियर अस्थमा होता है जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो ब्रोंकोडायलेटर्स को चेस्ट साइलेंट हो जाती है, एग्जॉस्टेशन होती है, तो साइलेंट चेस्ट जो होता है वो इसका सबसे डेंजरस साइन है स्टेटस एस्थमेटिकस का, कि वो एक तो ब्रोंकोडायलेटर से भी ठीक नहीं हो रही। फिर आता है फिब्राइल सीजर्स, यानी कि अगर एज है 6 मंथ से 5 ईयर्स और उसको जो है फीवर है विद ब्रीफ जनरलाइज सीजर्स, जनरलाइज सीजर, तो सिंपल फिब्राइल सीजर या जनरलाइज हों तो वो 24 आवर के दरमियान अगर आपको देखने को मिले तो उनसे क्या कहते हैं, फिब्राइल सीजर्स। आइदर वो क्या हों, जनरलाइज हों या वंस इन 24 आवर्स हों, तो उसे कहते हैं जनरलाइज फिब्राइल सीजर्स। सो यंग चाइल्ड विद फीवर एंड ब्रीफ जनरलाइज सीजर्स। फिर आ जाता है मेनिंजाइटिस, सबसे मोस्ट कॉमन आपकी नेक स्टिफनेस एंड सीजर्स एंड फीवर। और फीवर इतना होता है मेनिंजाइटिस के अंदर कि आपका आप जितने मर्जी प्रवास लगवा लें लेकिन नहीं उतरता, पट्टियाँ वगैरह करवा लें लेकिन नहीं उतरता। प्रॉपरली ट्रिपल थेरेपी के ऊपर हम देते हैं, मेरोनिम चला देते हैं और वायरल मेडिकेशन जो है वो दे रहे होते हैं, सेफ्ट्रोक्सोन वगैरह दे रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी दे रहे होते हैं, लेकिन अनटिल आपकी जो बच्चा है वो मैंने तो मोस्टली गर्ल्स को देखा है मेनिंजाइटिस का, एक तो मेल भी देखते हैं लेकिन इनका बुखार नहीं जाता कभी भी, ठीक है ना। हाँ चला जाता है लेकिन जब मतलब 1-2 घंटे के लिए जाएगा, दोबारा जब आएगा तो फिर बहुत तेज़ आता है। सो फीवर एंड नेक स्टिफनेस। फिर आपका आता है ओटाइटिस मीडिया, आपको पता है कि एयर पेन और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आपको देखने को मिली होती है, और आफ्टर 1000 दफ़ा बता चुका हूँ कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ आपका ओटाइटिस मीडिया प्रेजेंट करते हैं। फिर आपका आ जाता है रोमेटिक फीवर। रोमेटिक फीवर आपका माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस और कार्डाइटिस के साथ आता है आफ्टर सो थ्रोट, यानी कि फॉलो करता है थ्रोट इन्फेक्शन को, ठीक है। तो रोमेटिक फीवर किसको फॉलो कर रहा होता है, रोमेटिक फीवर फॉलो द थ्रोट इन्फेक्शन नॉट द स्किन इन्फेक्शन। और मैंने आपको माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बताया था कि इट इज़ अ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस जो आपका फ्रेंजाइटिस जो है वो काज कर रहा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज़ कावासाकी, कंजक्टिवाइटिस और स्ट्रॉबेरी टंग रैश, स्ट्रॉबेरी टंग और रैश, ये 3 चीज़ें जो से अगर आपको हैं पता है, स्ट्रॉबेरी टंग, रैश और कंजक्टिवाइटिस और फीवर, तो वो आपकी क्या है, कावासाकी डिजीज़, जो कि क्या आपकी मीडियम सेलर है। हेनॉच स्कोलिन पुरपुरा, इसके अंदर जो है वो आपको हिमाचोरिया देखने को मिल रहा होता है। आर्थराइटिस
पाल्पेबल पुरपुरा लेग्स या बटक्स के ऊपर, और साथ साथ आपको हिमोचूरिया। तो चाइल्ड विद पुरपुरा ऑन द लेग्स या बटक्स विद अब्डोमिनल पेन, पुरपुरा जहाँ पे आ जाए यानी कि आपका क्या वो, और साथ साथ आपको जैसे किडनी की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रही है हिमोचूरिया के अंदर। सो इट इज़ बेसिकली आईजीए वेस्कुलाइटिस। निफ्रोटिक पढ़ा हुआ है आपने, एक्यूट स्ट्रेप्टोकोकस, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस पढ़ा हुआ है कि अगर 2 हफ्ते के बाद आपको प्रेजेंट करें। यूटीआई इन द चिल्ड्रन कि आपकी फीवर है विदाउट क्लियर सोच या पॉजिटिव यूरिन टेस्ट, तो इन्फेंट के अंदर जो है वो प्रेजेंट करता है नॉन स्पेसिफिकली विद इरिटेबिलिटी, ठीक है। तो फिब्रल यूटीआई में भी इंडिकेट पेरिनेफ्राइटिस। कंजेनिटल हार्ट डिजीज आपने पढ़ी हुई है, मोस्ट कॉमनली पीडीएस से क्वेश्चन आता है या वीएसडी से क्वेश्चन आता है। मोस्ट कॉमन अगर हार्ट इफेक्ट पूछें तो वीएसडी होता है आपका, ठीक है ना। तो और बच्चों के अंदर, और पीडीए के अंदर आपको जो है वो कॉन्टीन्यूसली मशीन लाइक मर्मर जो है वो आपको सुनाई देता है, ठीक है। और हाई बीपी लो आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एओर्टा के अंदर होता है। एक और भी क्वेश्चन था इसके अंदर नहीं था, वो था अच्छा यानी अच्छा डेवलपमेंट डिस्प्लेसिया इन के जो ब्रीच फीमेल्स हैं इस एब्नॉर्मल हिप डेवलपमेंट काजिंग इरिटेबिलिटी ऑफ डिस्कोलोरेशन ऑफ फेमरल हेड फ्रॉम द एस्ट्रिबुलम, और ब्रीच फीमेल इन्फेंट विद पॉजिटिव ऑर्टलाइनी और बारलो यानी कि हिप जो है वो इंस्टेबल होता है, तो देयर इज अ डेवलपमेंट डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप ऑफ द बेबी। फिर आपका आ जाता है 39 अच्छा कंजेनिटल टेलीपीज, इसके अंदर आपका जो न्यू बॉर्न होता है उसका जो फुट होता है वो आपका इनवर्ड होता है और डाउनवर्ड होता है, यानी कि उसके अंदर आपकी टेलीपीज इक्वेनोवायरस, ये आपका जो लफ्ज़ है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, टेलीपीज इक्वेनोकोरस, ठीक है। तो इसके अंदर जो न्यू बॉर्न होता है उसका जो फुट होता है वो अंदर की तरफ होता है और डाउनवर्ड होता है। तो अर्ली सीरियल कास्टिंग गिव द बेस्ट आउटकम, यानी कि आपने कास्टिंग वगैरह अगर कर दिया है तो बिल्कुल ठीक रहता है। फिर सेरेब्रल पाल्सी है जिसके अंदर आपके स्पास्टिसिटी और आपको ब्रेन इंजरी जो है वो देखने को मिल रही होती है, नॉन प्रोग्रेसिव ब्रेन इंजरी। इज द सेरेब्रल पाल्सी डिले माइलस्टोन ब्रेन इंजरी इज नॉन प्रोग्रेसिव बट मोटर साइन बिकम क्लियर विद एज। डेवलपमेंट डिले आपने जो है वो याद रखने। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर आपने जो पुअर आई कॉन्टैक्ट या स्पीच डिले रिपीटेड डिसऑर्डर्स वो देखना था, आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है ना। और हियरिंग इम्पेयरमेंट जो है वो मिक करती है स्पीच डिले, तो वो क्या होता है आपका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यानी कि बोल ना पाना, बात ना कर पाना, शर्माना, सोशल बिहेवियर, सोशली आप जो है वो पीछे रहना। ADHD इसके अंदर आपके जो हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी देखने को मिल रही होती है, स्कूल या घर के ऊपर जो है वो इम्पेयरमेंट आपको देखने को मिल रही होती है। तो ADHD इज़ अ persistent inattention, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी अफेक्टिंग द स्कूल एंड डेली रूटीन, ठीक है, फंक्शनिंग। तो ADHD के अंदर आपने ना एक बच्चों के अंदर ना इन अटेंशन यानी कि डिफ़िकल्टी इन स्टेइंग ऑर्गेनाइज या फोकसिंग के अंदर जो है वो आपको मसला जो है वो देखने को मिल रहा होता है, ठीक है। और जो बच्चा होता है वो आपका फोकस कर रहा होता है, मतलब कि सिम्टम उसके अंदर आपको जो मोस्ट ऑफ द पीपल होते हैं वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं उनके बिहेवियर्स को, वो खुद तो इन अटेंशन शो कर रहा होता है, हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी शो कर रहा होता है, लेकिन दूसरे भी उसको क्या कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। तो उसके इन इंटेंशन जो सिम्टम्स होते हैं ना, इन अटेंशन, उसके अंदर वो कोई मिस्टेक कर होगा, केयरलेस, ठीक है ना, और उस फोकस करने में उसको मसला आ रहा होगा, डिसऑर्गेनाइज होगा यानी कि डिसऑर्गेनाइजेशन होगा, यानी स्ट्रगलिंग को मैनेज कर रहा होगा, टाइम को मैनेज कर रहा होगा, ठीक है ना, लूजिंग आइटम्स, हाइपर एक्टिविटी एंड जो इम्पल्सिविटी है इसके अंदर वो फिजिटिंग कहते हैं, फिजिटिंग यानी कि बैठते हुए या हाथ मारना, ऐसे टैप टैप करना, पाँव को हिलाना, जिगल करना, रेस्टलेसनेस, ज़्यादा एक्सेसिव टॉकिंग यानी कि बार बोलते जाना, चुप ना करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है तो आपकी ADHD के साथ जो है वो होती हैं, और ये इमोशनली जो है वो डिसरेगुलेट हो रही होती हैं। फिर ग्रोथ मॉनिटरिंग है, फेलियर टू थ्राइव है, ये सारी चीज़ें। हाँ, फिर मेरेस्मस, क्वेरशोर और इसके अंदर जो है वो आपका डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। मेरेस्मस के अंदर आपको साल्ट वेस्टिंग नज़र आ रही होती है। मेरेस्मस में वेरी थिन चाइल्ड, लॉस ऑफ फैट, मसल, नो एडिमा, एडिमा नहीं होता, और इसके अंदर आपको वेस्टिंग नजर आती है विदाउट एडिमा। क्वेशोर के अंदर जो है वो माल न्यूरिश्ड पेशेंट होता है। कावासाकी और क्वेशोर कोर के अंदर डिफरेंस है, ये याद रखना। एडिमा भी होता है, ठीक है ना, विद फ्लैंकी पेयर स्किन, इसके अंदर एडिमा होता है KE, किंग एडवर्ड, ठीक है ना, इसके अंदर एडिमा होगा M नॉट E, ठीक है ना। मेरेस्मस के अंदर एडिमा नहीं होगा। फिर आपका आती है रिकेट्स, आपके बच्चों के अंदर होती है कि उसके अंदर जो उससे लेग्स झुकी होती हैं, वॉक करने में मसला आ रहा होता है। तो विटामिन D की डेफिशिएंसी की वजह से बच्चों के अंदर जो है वो रिकेट्स देखने को जो है मिल रहे होते हैं। फिर विटामिन A, नाइट ब्लाइंडनेस या वाइट हॉट स्पॉट्स, ये एक इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है, वाइट हॉट स्पॉट्स नज़र आना, ठीक है ना, वो देखने को मिल जाता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, वही मेरी एक ही बात है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी आपके आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, बाकी सारी चीज़ों के अंदर कम होगा।
फिर आपका थैलेसीमिया मेजर है, सिकल सेल डिजीज़ है, हेमोफीलिया है, ये आप जनरल मेडिसिन के अंदर भी जो है वो पढ़ के आए हैं, ठीक है। और सिकल सेल डिजीज़ के अंदर आपको पेन, क्राइसिस, डेक्टिलाइटिस, एनीमिया, रिकरेंट इन्फेक्शन देखने को मिल रहा होता है। थैलेसीमिया मेजर के अंदर सीवियर एनीमिया, हेपेटोस्प्लेनोमा, एलिफेंटल ब्रूजिंग आपको देखने को मिल रही होती है। हीमोफीलिया के अंदर आपका प्रोलॉन्ग पीटीटी आपको जो है देखने को मिल रहा होता है ए बी के अंदर। और बाकी आ जाता है आईटीपी इन द चिल्ड्रंस कि जो चाइल्ड होता है उसको स्किन रैश यानी कि पैटशिया आफ्टर वायरल इलनेस या लो प्लेटलेट आपको देखने को मिल रहा होता है। तो आईटीपी के अंदर आपको पीटी और पीटीटी जो है वो नॉर्मल मिल रहे होते हैं। क्या मिल रहे होते हैं? पीटीटी और जो सा पीटी और पीटीटी नॉर्मल मिल रहे होते हैं। फिर एएलएल सबसे इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएट फ्रॉम द एएमएल, ठीक है ना। तो वो एल्डरली के अंदर होते हैं। एएल जो सा होता है वो आपका बच्चों के अंदर जो सा पाया जाता है। लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, फीवर, पेलर, ब्रूजिंग, बोन पेन एंड लिम्फोब्लास्ट। तो बोन पेन विद साइटोकाइंस और टीडीटी जो है वो आपका पॉजिटिव होता है। विलियम्स ट्यूमर वेरी इंपॉर्टेंट विद द एज ऑफ 2 to 5 years, ठीक है ना। विलियम्स ट्यूमर आपके पास प्रेजेंट होता है। इसके अंदर जो फ्लैंक मास है, एब्डोमिनल पेन है, हिमोचूरिया, हाइपरटेंशन जो है वो देखने को मिल रहा होता है। फिर आपका जाता है न्यूरोब्लास्टोमा। न्यूरोब्लास्टोमा के अंदर भी आपके चाइल्ड एब्डोमिनल मास और वेट लॉस श्योर होते हैं। इसके अंदर हाई कैटेकोलामाइंस मेटाबोलाइट जो सब आपको देखने को मिल रहे होते हैं, ठीक है, जो क्रॉस करते हैं मिडलाइंस को। और जो विलियम्स ट्यूमर है उसके अंदर जो है वो क्रॉस नहीं कर पाते। इंटरसेप्शन के अंदर जो है वो आपकी एपिसोडिक क्राइम देखने को मिल होती हैं। और लेग्स ड्रॉन अप जो है वो ऊपर की तरफ उठाना, और विद करंट जेली स्टूल, वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग ऑफ इंटरसेप्शन। मेरे तो ना सुबह नाश्ता बना कर लेना, तो मेरे से तो मैं तो कहता बस सिर्फ बंदा लस्सी पी ले, दैट्स एनफ। आज मैंने गलती से नाश्ता कर लिया और पूरी रात का मैं जाग रहा था, कॉफ़ी शॉफ़ी पीता रहा हूँ, पढ़ता रहा हूँ, और अब मैं फिर आपकी रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहा हूँ, और अब फिर सुबह नाश्ता कर लिया तो मैंने अब हालत ख़राब हुई है। खैर, इंटरसेप्शन के अंदर तो जेली स्टूल आपको जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। और सिवियर कोलिक की पेन आपको देखने को मिलता है। हर्षपंख डिजीज़ के अंदर आपको जो है वो पखाना पास करने में मको नहीं मतलब कि पहला पखाना पास करने में होता है, क्योंकि गैंग्लियन सेल्स उसके अंदर आपके नहीं होते। पहले स्टेनोसिस आसान है। मैकल्स रिवर्टिकुलम में आपने रूल ऑफ 2 को याद रखना होता है, ठीक है ना। इसके अंदर आपको लोअर जीआईटी ब्लीडिंग हो रही होती है बच्चों के अंदर। सीलिक डिजीज़, इसके अंदर आपको क्रोनिक डायरिया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पुअर ग्रोथ, इसके अंदर आपको ग्लूटेन सेंसिटिव माल एब्जॉर्प्शन होती है। सीलिक डिजीज़ के अंदर आपने फिर वो एंटी टीजीटी और क्या कहते हैं अपना ग्लैडियन एंडोमाइसिल जो है वो करवानी होती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो सीएफटीआर जीन की जो है म्यूटेशन हो जाती है। इसके अंदर आपको जो साल्ट स्किन जो है वो देखने को मिल रही होती है। विस्टिटोरिया एंड रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन, सूडोमोनास का लंग्स का इन्फेक्शन आपको जो है वो देखने को मिल रहा होता है। कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म, टाइप 1 डायबिटीज़। कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म के अंदर जो है वो आपका जो बच्चे होते हैं आपके उसके अंदर प्रोलॉन्ग जॉन्डिस, लार्ज टंग कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल रहा होता है। टाइप 1 बच्चों के अंदर हो सकती है चाइल्ड विद पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, वेट लॉस प्रेजेंट विद आल्सो प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ डीके, एंड डीके इन द चिल्ड्रंस प्रेजेंट विद द हिस्ट्री ऑफ एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, कॉस्मल ब्रीथिंग एंड फ्रूटी ब्रेथ। अब देखिए इतने अच्छे क्लोज जो है लेकिन चाइल्ड अब्यूज़ इंपॉर्टेंट है। ये आ सकता है कि मल्टीपल ब्रूजिंग हो, फ्रैक्चर हुआ है, डिफरेंट हीलिंग स्टेज, तो उसके अंदर आपको सस्पिशियस करना होता है कि पोस्टीरियर रिब का फ्रैक्चर है, मेटाफाइसल का फ्रैक्चर है, तो उसके अंदर अपने चाइल्ड अब्यूज़ को जो है वो पूरा एक दफ़ा पढ़ लेना है डिटेल नोट्स के। लॉन्ग रैप जो रिपीट है ना उसके अंदर जो है वो चाइल्ड अब्यूज़ आपने पढ़ना, फिर उसके बाद यहाँ से पढ़ना। सिट्स के अंदर जो इन्फेंट होता है वो आपका फाउंड होता है डेड ड्यूरिंग स्लीप एंड अनएक्सप्लेन आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन, तो सुपाइन स्लीपिंग रिड्यूस जो सा रिस्क होता है सिट्स के अंदर। अब फोरेंसिक के अंदर आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको मैंने बताई हुई थी कि यार किस तरीके से जो है वो हमने इन्वेस्टिगेशन जो है वो देखनी होती है। तो सिट्स भी एक किस्म का सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होता है जो अनएक्सपेक्टेडली अनएक्सप्लेन डेथ होती है सेमिंगली बच्चों की। बच्चा हेल्थ होता है अंडर द 1 year एज, लेकिन वो स्लीप के दौरान जो है उसकी डेथ हो जाती है, और समटाइम उसको हम क्रिप डेथ भी कहते हैं। या बुक में नहीं है ना, बुक में ये टॉपिक है, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि इसे क्रिप डेथ कहते हैं, ठीक है ना। और सिर्फ डिजीज़ काज करने की उससे होती है, लेकिन मोस्टली जो है वो काज नहीं भी मिलती, हो सकता है। अब 1 साल का बच्चा उसके अंदर क्या ही मतलब वो ढूंढेंगे अगर बच्चे की डेथ हो गई। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका आ जाता है जनरल सर्जरी। अच्छा, जनरल सर्जरी के टॉपिक्स अब देखिए यहाँ पे क्लूज तो उन्होंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ठीक है, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि स्टार्टिंग के अंदर जो अपेंडिक्स होता है उसका पेन जो है विजरल पेन होता है। इसलिए जो पेन होता है वो फ्रॉम द पेरियम्बेलिकल जो है वो आपका पेरियम्बेलिकल होता है। जब पेरिटल पेरिटोनियम जो है वो इरिटेट हो रही होती है तो उसकी वजह से वो आपका राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर जाके जो है वो लोकलाइज हो जाता है। फीमेल के अंदर जो राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन होता है वो आपका अपेंडिसाइटिस के साथ साथ एक्टॉपिक भी हो सकता है, यानी कि अगर पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट और वेजाइनल ब्लीडिंग है तो वो आपका हो सकता है, एक्टॉपिक भी हो सकता है। इसके अलावा ओवरियन टॉर्जन भी हो सकता है, यानी कि सडन सीवियर पेल्विक पेन हो विद एडेनेक्सल मास, तो वो आपका क्या होता है, ओवरियन टॉर्जन। और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ भी हो सकता है कि फीवर और डिस्चार्ज विद सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस। एडेनेक्सल मास हो तो ओवरियन टॉर्जन, सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस हो, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ विद फीवर। ओवरियन टॉर्जन में किसी किस्म का कोई फीवर की हिस्ट्री नहीं आती,
ठीक है। तो इस तरीके से जो सब आपने याद रखना है। और इसके अंदर CBC-CRP भी करते हैं, अल्ट्रासाउंड के ऊपर हमें नज़र नहीं आती, बहुत पीछे की तरफ पड़ी होती है। बाकी जो है वो आपने एपेंडेक्टोमी करनी होती है। एपेंडिकुलर मास के अंदर जो है वो आपका अपेंडिसाइटिस के सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे होते हैं फॉर सेवरल डेज, ठीक है, विद पाल्पेबल राइट लोअर क्वाड्रेंट मास। अगर आपकी अपेंडिक्स है वो रैप्चर हो जाए तो उसकी वजह से आपको क्या होता है, आपकी सवेयर जो है वो सिम्टम आपको सेवरल डेज विद पाल्पेबल, यानी कि आपको सवेयर इन्फ्लेम जो है हो जाती है और बॉडी जो है उसके मोमेंटम या बॉल से जो है वो वॉल ऑफ कर देती है। तो आपको लोकलाइज जो है वो मास बन जाता है आपका, जिसकी वजह से आपको वो हम कहते हैं अपेंडिकुलर मास, ठीक है। सिंपल अपेंडिसाइटिस के अंदर आपको माइग्रेटरी पेन देखने को मिल जाता है। परफोरेटेड अपेंडिसाइटिस के अंदर आपको जनरलाइज पेरिटोनिटिस यानी कि रिजिडिटी देखने को मिल रही होती है, ठीक है, परफोरेटेड अपेंडिक्स के अंदर। और परफोरेटेड में आपको जनरलाइज पेरिटोनाइटिस यानी कि रिजिडिटी आपको देखने को मिल रही होती है। लेकिन अगर आप अपेंडिकुलर मास में तो पेशेंट जो है वो रिलेटिवली स्टेबल हो सकता है विद लोकलाइज राइट लोअर क्वाड्रेंट मास, ठीक है। नीचे की तरफ आपको जो है वो मास मिल रहा होता है कि आपकी जो अपेंडिक्स होता है वो रैप्चर या आपकी इन्फ्लेमेशन होने की वजह से आपको जो है वो रिजिडिटी जो है वो आपको लोकलाइज जो है वो मास जो है वो मिल रहा होता है। ट्रीटमेंट में आपने जो है वो स्टेबल मास में जो है वो कंजर्वेटिवली मैनेज करना होता है, IV फ्लूइड्स एंटीबायोटिक ऑब्जर्वेशन करनी होती है और अपेंडेक्टोमी जो है वो करनी होती है, ठीक है। परफोरेटेड के अंदर भी वही है कि आपको सीवियर जनरलाइज्ड एब्डोमिनल पेन होगा, लेकिन उसके अंदर रिजिडिटी होगी और अपेंडिसाइटिस सिम्टम्स होंगे, यानी कि वो रप्चर की जो है वो आपको हिस्ट्री देखने को मिलेगी विच में लीड्स टू द पेरिटोनाइटिस एंड जनरलाइज्ड पेन। फिर आपकी आ जाती है बिलरी कोलिक। बिलरी कोलिक के अंदर जो है वो आपको अक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, इन सारों के अंदर जो है वो आपको एपिगैस्ट्रिक पेन देखने को मिल रहा होता है। तो राइट अपर क्वाड्रेंट पेन विद फीवर विद पॉजिटिव मर्फी साइन, विद पॉजिटिव मर्फी साइन, हाथ रखने से वो कहते हैं सांस रोक के रखें। तो गॉल स्टोन जो है वो सिस्टिक डक्ट के अंदर जो है फॉर एग्जाम्पल आपका गाल ब्लैडर और आपकी सिस्टिक डक्ट है और आपका यहाँ पे जो है वो लिवर पड़ा है, तो यहाँ जो है वो आपकी सिस्टिक डक्ट के अंदर आपका क्या हो जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपकी ये हिपैटिक डक्ट आ रही है राइट और ये लेफ्ट और ये फिर ऊपर नीचे बन गया है कॉमन। तो गाल स्टोन के अगर जो है सिस्टिक डक्ट को ब्लॉक कर दे तो गाल ब्लैडर जो है वो डिस्टेंट या इन्फ्लेम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको फीवर होता है, परसिस्टेंट राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होता है विद मर्फी साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। क्योंकि डीप इंस्पायरेशन के ऊपर आपको जो इन्फ्लेम्ड गाल ब्लैडर है, सूजा हुआ गाल ब्लैडर है, वो एग्जामिनर की जो हैंड है उसे टच करता है। तो जब टच करता है तो वो आपको पेन करता है, इसको हम क्या कहते हैं, अक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। अगर हम बिलरी कोली की बात करें तो बिलरी कोली के अंदर हमें राइट अपर क्वाड्रेंट पेन मिलता है, लेकिन आफ्टर फैटिंग मील इसके अंदर किसी किस्म की कोई फीवर की हिस्ट्री नहीं मिल रही होती, पेन आपको जो है वो जरूर मिल रहा होता है। कोलेंजाइटिस के अंदर उसके डिफरेंट है। कोलेंजाइटिस के अंदर आपको फीवर मिल रहा होता है, जॉन्डिस और अपर क्वाड्रेंट पेन, वो आपका जो है वो जो ट्रायड होता है, चार को ट्रायड, वो आपको कोलेंजाइटिस के अंदर जो है वो मिल जाता है। तो बिलरी कोलिक में आपको फैटी मील से क्या होता है, फैटी मील से क्यों होता है कि आपका जो कोलिसिस्टोकाइनिन होता है वो आपका रिलीज़ होता है। जब कोलिसिस्टोकाइनिन रिलीज होता है तो आपका गाल ब्लैडर कॉन्टैक्ट करता है, तो स्टोन जो है वो टेम्परेरी आपका सिस्टिक डक्ट के अंदर ब्लॉक कर जाता है। उसके बाद आपको कोलिक की जो है वो राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होता है, तो इसके अंदर किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन नहीं होता, इसलिए फीवर जो है वो एब्सेंट होता है। कोलिडोकोलिथियासिस के अंदर आपको जो स्टोन्स हैं वो आपकी बाइल डक्ट के अंदर फंस जाते हैं, तो बाइल जो है वो लीवर से इंटेस्टाइन की तरफ नहीं जाता, उसकी वजह से आपको कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ब्लड के अंदर बढ़ता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से जॉन्डिस, डार्क यूरिन और पेल स्टूल जो है वो आपको नजर आ रहे हैं। तो राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, जॉन्डिस एंड डायलेटेड CBD। डायलेटेड CBD तो बहुत ज़्यादा हम देखने को मिलता है, और जब हम ERCP वगैरह कर रहे होते हैं तो हम वो रिपोर्ट्स के अंदर भी लिखते हैं कि डायलेटेड CBD, और उससे जो है हमने स्टोन निकाल लिया और जो जितना भी पीछे की तरफ जो है वो फ्लूइड पड़ा था, स्लज पड़ा था, उसको हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ये होता है आपका कोलिडोकोलिथियासिस। तो इसलिए आपने ERCP करना होता है, ERCP स्टोन रिमूवल करना होता है, और अल्टीमेटली कोलिडोकोलिथियासिस के अंदर लास्ट ऑप्शन आपका कोलिसिस्टेक्टोमी होता है, ठीक है। कोलेंजाइटिस के अंदर वही है कि आपने चार कोर्स स्टार्ट को जो है याद रखना है, फीवर की हिस्ट्री हो, जॉन्डिस की हो, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन की हो। अब इतनी सिंपल सी लाइन होती है, बच्चे फिर भी भूल जाते हैं, ठीक है। और IV एंटीबायोटिक करना होता है, बिलरी ड्रेनेज करनी होती है, और ERCP जो सब आपने करना होता है। एक और चीज़ होती है विच इज़ रेनॉल्ड्स पेंटार्ड। इसके अंदर रेनॉल्ड्स पेंटार्ड के अंदर आपको चार कोर्स स्टार्ट तो देखने को मिल रहा होता है, विद हाइपोटेंशन और कन्फ्यूजन भी आपको जो है वो देखने को मिल रही होती है। फिर आपका जाता है गाल स्टोन इलियस। इसके अंदर जो पेशेंट होता है वो एल्डरली पेशेंट जो है वो प्रेजेंट करता है विद बाल ऑब्स्ट्रक्शन एंड एयर इन द बिलिटरी, यानी कि लार्ज जो गाल स्टोन होता है वो गाल ब्लैडर से जो है वो फिस्टुला बना देता है। वो फिस्टुला बना के जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर एंटर हो जाता है और बाउल के अंदर जाके फंस जाता है, यानी कि गाल स्टोन का इलियस के अंदर जो है वो चले जाना, क्या हो जाना, गाल स्टोन का इलियस के अंदर जो है वो चले जाना, फिस्टुला बना, और बाउल के अंदर जाके मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन करवा देता है, जिसकी वजह से जो एयर बिलिटरी है उससे जो है वो फिस्टुले की वजह से जो है वो हो रहा होता है। इसको हम क्या कहते हैं, गाल स्टोन इलियस। तो गाल स्टोन के अंदर जो है वो एल्डरली पेशेंट होता है, बॉल ऑब्स्ट्रक्शन और एयर देखने को मिल रही है अंडर द बिलिटरी फिस्टुला की वजह से, ठीक है। तो सर्जरी आपने करनी होती है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। अब आ जाता है एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में आपको पता है कि आपको एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा होता है विद रेडिएटिंग टू द ब्लड विद द हाई लाइपेज। तो आपका जो अपर क्वाड्रेंट पेन है, जो पैंक्रियाटिक एंजाइम होते हैं वो आपके प्रीमेच्योरली जो है एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो पैंक्रियाज होता है वो आपका जो है इन्फ्लेम्ड हो जाता है, ठीक है।
ठीक है। और आपको रेट्रोपेरिटोनियल लोकेशन की जो वजह से आपको, क्योंकि आपका रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर होता है ना पैंक्रियास, तो इस वजह से आपका जो पेन है वो बैक की तरफ रेडिएट कर रहा होता है। अब क्लिनिकली आपको देखा जाए तो लैपेज हाई होता है और अल्ट्रासाउंड करते हैं कि गालस्टोन वगैरह तो नहीं है, बाकी इसके अंदर एलर्जेसिक आईवी फ्लूइड्स वगैरह हम देखना होता है। अगर गालस्टोन पैंक्रेटाइटिस है तो उसके अंदर बिलरी एवोल्यूशन जो तो आपने करवानी होती है, तो लाइपेज जो होता है वो माइलेज से ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। बाकी क्रोनिक क्लासिफिकेशन के अंदर आपने पैंक्रेटाइटिस के अंदर आपने क्लासिफिकेशन का लफ्ज़ जो है वो लाजमी वो रखना है माइंड में, कि इसके अंदर अल्कोहल की स्ट्रीट जो है देखने को मिली होती है विद पैंक्रेटिक क्लासिफिकेशन विद स्ट्रीटोरिया। तो कहें कोरोनिक पैंक्रेटाइटिस के अंदर बहुत एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। अब रिपीटेडली जब इन्फ्लेमेशन होती है बार बार होती है तो पैंक्रियाज को जो है वो परमानेंटली जो है वो डैमेज करती रहती है, जिसकी वजह से एक्सोक्राइन फेलियर होता है, जैसे आपकी जो फैट की डाइजेशन होती है वो पूरा हो जाती है और आपको स्ट्रीटोरिया की हिस्ट्री देखने को मिल जाती है। किसकी वजह से? एक्सोक्राइन की वजह से। और एंडोक्राइन की वजह से आपको डायबिटीज़ हो सकती है। और क्लासिफिकेशन जो है वो क्रोनिक डैमेज का एक क्लू होता है कि यार इसके जो एक चीज़ है वो क्रोनिकली जो है वो आपकी डैमेज हो चुकी है, ठीक है। तो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रोनिक एंड। फिर आपका जाता है पैंक्रेटिक कैंसर। पैंक्रेटिक कैंसर के अंदर आपको एडरली वेट लॉस इज द क्लासिकल क्लू ऑफ एवरी कैंसर विद अ पेनलेस जॉन्डिस एंड कोवर्जियर साइन। हेड ऑफ पैंक्रियाज के ऊपर आपको मैंने जब पहले भी बताया था कि पैंक्रियाज का अगर ट्यूमर होगा, तो मैंने अभी आपको पीछे भी जब रिवीजन करवा रहा था तो मैंने आपको एक डिटेल में वो बात बताई थी कि जीआईटी की, कि पैंक्रियाज का जब भी पेशेंट आता है ना ट्यूमर का, तो उसके अंदर हमेशा ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और जब भी आप पालपेट करते हैं तो आपको हेड ऑफ पैंक्रियाज का जो है ट्यूमर नज़र आ रहा होता है, जिसकी वजह से सीवीटी कंप्रेस होती है, बाइल का फ्लो ब्लॉक होता है, पेनलेस ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होती है और वेट लॉस होने के जो है चांसेस जो है वो आपके ज़्यादा देखने को मिल रहे होते हैं, ठीक है। बाकी बारह इसके अंदर जो है वो विपल सर्जरी हम करते हैं या एडवांस्ड जो है पायलेटिव स्टेंटिंग या कीमोथेरेपी जो है वो हम कर रहे होते हैं। फिर आपका जाता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इसके अंदर आपको कोली की अब्डोमिनल पेन देखने को मिल होता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर, नॉट रिलेटेड विद द इंटेस्टाइनल बाउल डिजीज़, वो एक अलग चीज़ है। स्मॉल और लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन एक डिफरेंट डिजीज़ है विद डिस्टेंशन एंड नो स्टूल और फ्लेटस। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर जो है वो बाउल आपकी ब्लॉक हो जाती है और प्रॉक्सिमल बाउल जो है वो आपकी कॉन्टैक्ट करती है। तो इसकी वजह से आपको जो है जब फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपकी प्रॉक्सिमल साइड है और ये आपकी डिस्टल है, तो यहाँ पे अगर ब्लॉकेज है तो ये वाली जो सी चीज़ होती है आपकी प्रॉक्सिमल साइड वो आपकी कॉन्टैक्ट करती है, तो कोली की पेन होता है, जिसकी वजह से जो कंटेंट होता है वो पास नहीं हो रहा होता और आपको वॉमिटिंग, डिस्टेंशन और कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल होती है। इसे कहते हैं हम इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। अब इलियस में अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखें तो इलियस के अंदर जो है वो बाउल जो है पैरालाइसिस होती है, तो पेन जो है वो लेस कोली की होता है और बाउल साउंड रिड्यूस होती है। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर आपको जो कोली की पेन है वो ज़्यादा हो जाता है और हाई पिच्ड बाउल साउंड हमें देखने को मिल रही होती है। और स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है कि आपको पहले से कोई अब्डोमिनल इंजरी हुई हो और साथ साथ आपको कोली की पेन हो, वॉमिटिंग हो, ठीक है, लेकिन प्रीवियस अब्डोमिनल सर्जरी इज़ अ क्लासिकल क्लू ऑफ स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि सर्जरी के बाद कोई ना कोई एडिशंस का बन जाना जो स्मॉल बाउल की जो है वो ब्लॉक कर रही हो, या स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर जो है वो वॉमिटिंग जो है वो देखने को मिले। तो शॉर्ट बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर आपको अर्ली वॉमिटिंग जो है वो साइन देखने को मिल रहे होते हैं विद द सेंट्रल डायलेटेड लूप्स। और लार्ज बाउल जो सा ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसके अंदर जो है वो आपको डिस्टेंशन जो है वो आपको देखने को मिल रही होती है। एडरली यानी कि बुजुर्ग विद द कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन विद द चेंज इन बाउल हैबिट्स। अब लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर जो कोलोन होता है उसका जो ल्यूमन होता है वो ग्रेजुअली नैरो होता जाता है, बिल्कुल पतला होता जाता है, ठीक है ना, तंग होता जाता है। कैंसर में, वलुलस में, स्ट्रिक्चर्स में तो लार्ज बाउल के अंदर जो गैस होती है वो अकोमोडेट होती है, जिसकी वजह से आपको डिस्टेंशन देखने को मिल रही होती है। तो शॉर्ट बाउल में अंदर आपको वॉमिटिंग जल्दी देखने को मिल रही होती है एडिशंस वगैरह की वजह से। लार्ज बाउल जो है कोलोन के अंदर मैक्सिमम होता है तो डिस्टेंशन जो है वो परमानेंट होती है और वॉमिटिंग लेट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देखने को मिल रही होती है। फिर आपका जाता है सिग्मॉइड वल्वुलस। इसके अंदर आपको कॉफ़ी बीन साइन जो है वो आपको देखने को मिल रहा होता है सिग्मॉइड वल्वुलस, और सिग्मॉइड कोलोन के ऊपर जो है वो ट्विस्ट होता है, जिसकी वजह से क्लोज लूज ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल रही होती है, गैस वहाँ पे ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से डिस्टेंशन हो जाती है और आपको ऐसे कॉफ़ी बीन साइन जो है वो आपको शेप नज़र आ रही होती है। फिर आपका जाता है पेरिटोनाइटिस, यानी कि आपकी जो पेरिटोनियम है वो इरिटेट होती है, तो उसकी वजह से परफोरेशन, यानी कि ड्यू टू परफोरेशन इन्फेक्शन लीकेज की वजह से तो एब्डोमिनल मसल जो है वो आपके रिफ्लेक्सिवली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपको रिजिडिटी मेल होती है और इंपॉर्टेंटली रिबाउंड टेंडरनेस आपको फील हो रहा होता है। परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर, अपर जीआईटी ब्लीडिंग, लोअर जीआईटी ब्लीडिंग। अपर जीआईटी ब्लीडिंग के अंदर आपको हेमेटोमेसिस, वॉमिटिंग ब्लड एंड ब्लैक टेरेस, यानी कि हेमेटोमेसिस और मलीना देखने को मिल रहा होता है। अगर लिगामेंट ऑफ टेरेस से ऊपर ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि उसके ऊपर है, तो जो सा ब्लड जो है वो स्टोमक से वॉमिट होता है, जिसे हम हेमेटोमेसिस कहते हैं। और अगर नीचे है तो आपकी जो इंटेस्टाइन है उससे डाइजेस्ट होकर जो है वो ब्लैक टेरेस या मलीना होता है, ठीक है। और लोअर जीआईटी ब्लीड जो होता है वो यूजुअली आपका
ब्राइट रेड होता है, अनरेडी विद पेनलेस रेक्टम ब्लीडिंग, और इसके अंदर जो लिगामेंट ऑफ टाइटस से बिलो होता है, लेकिन इसके अंदर ब्राइट रेड जो सा ब्लड आपको जो सा वो देखने को मिल रहा होता है, ठीक है ना। और ओकल्ट ब्लड जिसे हम कहते हैं। तो हेमाटोचीजिया। फिर आपका आ जाता है हर्निया। हर्निया के अंदर जो सब आपकी ग्राउंड स्वेलिंग होती है, जिसकी वजह से कफिंग और खांसने वगैरह से जो है वो ज़्यादा हो जाती है हर्निया के अंदर। अगर एब्डोमिनल प्रेशर बढ़े तो हर्निया जो है वो सैक से पूछा जाता है। अब इसके अंदर दो किस्म की होती हैं, एक इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। ये मैंने आपको पहले भी जो है एग्जांपल दिया है कि इनडायरेक्ट वो चीज़ होती है जो आपकी पूरा प्रोसेस करके है, यानी ग्राउंड स्वेलिंग इंक्रीजिंग विद यंग मेल विद ग्राउंड स्वेलिंग रीचिंग स्क्रोटम, यानी कि पूरा रास्ता क्रॉस करके आपके स्क्रोटम के अंदर आके जो है वो बल जो बाहर की तरफ निकले, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट। और ये हमेशा आपके यंग मेल्स के अंदर देखने को मिल रही होती है इनडायरेक्ट के अंदर, जिनके मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है ना। और इंटरेक्ट जो है वो आपको पूरे डीप इंग्वाइनल ग्रीन से गुजरता है, इंग्वाइनल कनाल को फॉलो कर रहा होता है, फिर स्क्रोटम के अंदर जाता है, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट जो होता है वो आपको मैंने बताया कि जिस तरह आप डायरेक्ट एग्जाम दे के पैसे दे के पास करें, तो वो आपको ओल्डर मेल के अंदर होता है, और मिडिल ग्राउंड बल्ज यानी कि मसल वगैरह वीक होने की वजह से आपको जो है वो हैज़लबैक ट्रायंगल से जो है वो डायरेक्टली प्रोड्यूस आउट कर देता है। फिर फेमरल हर्निया आ जाता है। फेमरल हर्निया आपका जो है वो बिलो होता है इंग्वाइनल लिगामेंट। याद रखें कि आपको जो ऐसे करके ट्रायंगल बनता है ना, यूँ वाला ऐसे, अगर इंग्वाइनल लिगामेंट की ऐसे, यार किस तरह था ये आपका, हाँ सॉरी एक मिनट, ये ऊपर से ऐसे इंग्वाइनल लिगामेंट ऐसे और ऐसे यूँ, अगर इसके अबव है ना तो याद रखें वो इंग्वाइनल होता है, इसके नीचे है तो आपका फेमरल होता है, ठीक है, इंग्वाइनल लिगामेंट। तो बिलो इंग्वाइनल लिगामेंट आपका फेमरल हर्निया होता है, ठीक है ना, और फेमरल कनाल से पास हो रहा होता है, और एफ से फेम और एफ से फीमेल, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया के अंदर जो पेनफुल इरिटेबल हर्निया होता है, ठीक है ना, स्ट्रैंगुलेट आपस में जो है जकड़ा होता है, और इसके अंदर ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होती है, स्कीमिया नेक्रोसिस सेप्सिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर पेन है सीवियर है तो पेशेंट टॉक्सिक या ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम देखने को मिल रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपने अर्जेंट जो है वो सर्जरी करनी होती है। फिर आपकी आ जाती है ब्रेस्ट लम्प, फाइब्रोएडेनोमा, ब्रेस्ट कैंसर, मास्टाइटिस, ये सारी चीज़ें जो है आपको ब्रेस्ट सर्जरी के अंदर पढ़ा चुका हूँ, एक दफ़ा आप देख लीजिएगा। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपका फाइब्रोएडेनोमा है आपकी ब्रेस्ट सर्जरी के अंदर, ठीक है। ब्रेस्ट सर्जरी के अंदर आपने सिर्फ फाइब्रोएडेनोमा को मोस्टली जो है याद रखना, इससे क्वेश्चन आता है कि आपको माउस लाइक यानी कि रबर टाइप मूव होने वाला जो है वो ब्रेस्ट माउस जिसे हम कहते हैं, उस तरह जो है वो आपका नज़र आ रहा होता है। थॉराइड न्यूड्यूल मैंने अभी आपको लास्ट उसके अंदर जो है वो आपको एंडोक्राइन के अंदर आपको बहुत अच्छे से जो है वो पढ़ाया कि थॉराइड न्यूड्यूल्स क्या होते हैं आपके। इट इज़ अ सॉलिटरी थॉराइड न्यूड्यूल, यानी कि बिनाइन एडिनोमा होता है, सिस्ट होता है, सिस्ट भी हो सकता है जो आपकी मैग्नेंसी भी है, तो फंक्शन और अल्ट्रासाउंड के ऊपर आपको रिसेप्टर जो है वो देखने को मिल होते हैं। मल्टी नोडुलर जो ग्विटर है वो आपका लॉन्ग स्टैंडिंग नेक स्वेलिंग होता है, और मल्टीपल नोड्यूल्स उसके अंदर होते हैं, यानी कि मल्टी नोडुलर यानी कि लॉन्ग स्टैंडिंग नेक स्वेलिंग होती है विद मल्टीपल नोड्यूल्स। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो रिपीटेडली जब उसकी हाइपरप्लेजिया होती है, इन्वोल्यूशन साइकिल से आपके नोड्यूल्स बनते जाते हैं, और अगर लॉन्ग स्टैंडिंग ग्विटर है तो उसकी वजह से आपको कंप्रेसिव सिम्टम्स भी देखने को मिल रहे होते हैं। लॉन्ग स्टैंडिंग नेक स्वेलिंग विद मल्टीपल नोड्यूल्स, टॉक्सिक मल्टीपल ग्विटर का हाइपोथायराइडिज्म यूजुअली विदाउट द आई साइन। फिर आपका जाता है पेपरीज के अंदर ऑर्फेनाइन न्यूक्लाई स्मोमा बॉडीज, फोलिकुलर के अंदर थॉराइड ट्यूमर विद बोन और लंग की मेटास्टेसिस, फोलिकुलर के अंदर आपने बोन या लंग की मेटास्टेसिस क्यों, क्योंकि फोलिकुलर आपका क्या होता है, कौन सा होता है, हेमाटोजेनिस यानी कि ब्लड से होता है, ठीक है ना, तो इसलिए लंग्स और बोन के अंदर ज़्यादा मेटास्टाइसिस जो है वो कर सकता है। तो फोलिकुलर इज़ अ कैप्सुलर एंड वेस्कुलर इन्वेजन, कैप्सुलर एंड वेस्कुलर इन्वेजन। फिर आपको जाता है मेडलरी, तो वो आपको पता है मैन2 की एसोसिएशन कर होता है और हाई कैल्सिटिनोन होता है। एनाप्लास्टिक जो है एल्डरली होता है, रैपिड ग्रोइंग होता है और कंप्रेसिव, और इसका जो प्रोग्नोसिस होता है वो सबसे पुअर होता है। तो एग्रेसिव होता है, टेंडर होता है और हार्ट अटैक मैसेज है, जिस वजह से आपको हॉर्सिनेस के जो है वो साइन या डिस्फेगिया डिस्पनिया के साइन नजर आते हैं, डिस्फेगिया डिस्पनिया और हॉर्सिनेस। हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की सर्जरी के अंदर स्टोन बोन्स और एब्डोमिनल ग्रोन्स सेकेटरी यानी कि पिट्यूटरी एडिनोमा के अंदर हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की जो सर्जरी है उसके अंदर स्टोन बोन्स एब्डोमिनल ग्रोन्स और सेकेटरी टोन्स जो नजर आ रहे होते हैं, ठीक है ना। बाइपैराथायरॉयड एडिनोमा ये आपने याद रखना है। फिर आपको आ जाता है फ्यूक्रोसिनेटोमा, एपिसोडिक हाइपरटेंशन आपको देखने को मिल होती है, हेडेक देखने को मिल रहा होता है, स्वेटिंग पाल्पिटेशन एड्रेनल मास आपको देखने को मिल रहा होता है, और इसके अंदर आपको जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं अपने अल्फा से पहले यानी कि ए पहले और बी बाद के अंदर, ठीक है ना, इसको कहते हैं फ्यूक्रोमासाइटोमा। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाता है आपका टेस्टिकल टॉर्जन, इंपॉर्टेंट है कि सडन आपके सीवियर टेस्टिकल टॉर्जन हो और इसकी वजह से हाई राइडिंग टेस्टिस हो विद एब्सेंट क्रीमेस्टर रिफ्लक्स, यानी कि स्पर्मेटिक कॉर्ड जब ट्विस्ट होती हैं तो उसकी वजह से आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो कट हो जाती है, जिसकी वजह से इस्कीमिक पेन होता है, और दिस इज़ अ टाइम सेंसिटिविटी इमरजेंसी। आप डिफ्रेंशिएट किसके साथ कर सकते हैं टेस्टिकुलर टॉर्जन को,
एपिडिडाइमाइटिस के साथ, ठीक है, और टॉर्जन आपस में जो यार टॉर्जन है ना, उसके अंदर आपको सडन पेन हो रहा होता है। क्या हो रहा है? सडन पेन। एपिडिडाइमाइटिस के अंदर आपको ग्रेजुअल पेन होता है। तो इसके अंदर आपको क्या है? सडन सीवियर टेस्टिकुलर पेन विद हाई राइडिंग टेस्टिस एंड एब्सेंट क्रेमेस्टर रिफ्लेक्सेस। इसके अंदर देखें एपिडिडाइमाइटिस स्क्रोटल पेन विद यूरिनरी सिम्टम्स, और यानी कि आपको ग्रेजुअल पेन देखने को मिल रहा होता है, ग्रेजुअल स्क्रोटल पेन विद एंड द टेंडरनेस विद यूरिनरी सिम्टम्स, ठीक है ना, और क्रेमेस्टिक रिफ्लेक्सेस जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, और इसके अंदर एब्सेंट होता है, इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, और इसके अंदर जो क्रेमेस्टिक रिफ्लेक्सेस हैं आपके प्रेजेंट होते हैं। फिर आपका आ जाता है हाइड्रोसील, ठीक है। हाइड्रोसील के अंदर जो है वो आपको पता है कि आपकी जो फ्लूइड है उसकी अकोमुलेशन हो जाती है अराउंड द टेस्टिस, जिसको कहते हैं हम हाइड्रोसील, यानी कि पेनलेस स्क्रोटल स्वेलिंग, यानी कि टेस्टिस के अराउंड फ्लूइड का कलेक्ट हो जाना, और फ्लूइड जो है वो लाइट जो है वो ट्रांसमिट करता है, इससे जो है वो ट्रांस इल्यूमिनेशन जो है वो आपका जो ये आपका ट्रांस इल्यूमिनेशन पॉजिटिव होता है। तो पेनलेस स्क्रोटल स्वेलिंग, पॉजिटिव ट्रांस इल्यूमिनेशन। तो सॉलिड टेस्टिकुलर मास डज नॉट ट्रांसमिट एंड नीड इवेल्युएशन। तो डिफरेंशियल के अंदर आपने टेस्टिकुलर ट्यूमर को जो है वो लाजमी जहन के अंदर रखना है कि टेस्टिकुलर ट्यूमर जो है वो सॉलिड मास होता है, ट्रांसमिलेट नहीं करता। वेरिकोसील का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बैग ऑफ वॉर्म्स फीलिंग अबव द टेस्टिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट साइन है वेरिकोसील का कि आपको पेम्पिनो फॉर्म प्लेक्सिस यानी कि वीन जो है वो डायलेट हो जाती है। कौन सी? पेम्पिनो फॉर्म प्लेक्सिस। ये आपकी जो क्या हो जाती है? आपकी डायलेट हो जाती है, उतने लाइन इलाज हड्डी, ठीक है, ये डायलेट हो जाती है। कॉमनली लेफ्ट साइडेड एंड में काज इनफर्टिलिटी। अब लेफ्ट साइडेड कैसे है कि लेफ्ट जो टेस्टिकुलर वेन है वो आपकी ड्रेन रीनल वेन के अंदर जो है वो ड्रेन कर रही होती है। तो यूजुअली जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर जो है मोस्ट कॉमन ऑब्स्ट्रक्शन की जो है वो हिस्ट्री ज़्यादा देखने को मिल रही होती है अगर लेफ्ट साइड की जो है वो स्टेनोसिस हो तो। ठीक हो गया। फिर आपका आ जाता है अनडिसेंडेड टेस्टिस यानी कि एम्प्टी स्क्रोटम इन द चाइल्ड, और टेस्टिस जो है तो स्क्रोटम से डिसेंड नहीं करते, यानी कि नीचे की तरफ नहीं आते। तो हाई टेम्परेचर की वजह से जो है वो फर्टिलिटी जो है अफेक्ट कर रही होती है और मेलिग्नेंसी के रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं। और फिर वो कहते हैं कि और के पैक्सी ऑपरेशन वो करते हैं जिस वजह से जो नीचे की तरफ लेके आते हैं और इनफर्टिलिटी को जो है वो हम कम करते हैं। फिर कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, एल्डरली, वेट लॉस, एनीमिया एंड चेंज इन बाउल हैबिट्स। और कोलोरेक्टल के कार्सिनोमा के अंदर जो है कोलोन है उसकी ब्लीडिंग हो रही होती है, ल्यूमेन नैरो हो जाता है, और क्या कहते हैं अपना मेलिग्नेंसी आपको ज़्यादा देखने को मिल होती है। अब इसके अंदर राइट कोलोन कैंसर भी है और लेफ्ट भी है। राइट कोलोन कैंसर के अंदर आपको ओकल्ट ब्लीडिंग देखने को मिल रही होती है, ठीक है, और इसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी। और लेफ्ट में आपको हैप जो स्टूल है उसकी जो है वो कैलिबर आपको ये कॉन्स्टिपेशन या ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो आपको देखने को मिल रही होती है। हेमोराइड्स के अंदर आपको पता है कि ब्राइट रेड ब्लड मिल रहा होता है ऑन अ टॉयलेट पेपर। ये टॉयलेट पेपर का जो लफ्ज़ है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जो कोरिलेट कर रहा होता है हेमोराइड्स के साथ। तो वेन्स होती हैं जो डायलेटेड वेन है, क्वेश्चन हैं डेफिकेशन या स्ट्रेनिंग के ऊपर आपको ब्लड करती हैं। तो इंटरनल हेमोराइड्स जो है वो पेनलेस होते हैं क्योंकि उनके अंदर वो सलाहियत नहीं होती, उनकी नर्व्स की जॉइंटिंग्स होती हैं, उनके अंदर वो सलाहियत नहीं होती कि वो पेन को वो शो करें, लेकिन इनके अंदर होती है। ऐसी ही एनल फिशर है, उसके अंदर भी आपको स्वेयर पेन होता है, ठीक है ना। तो स्वेयर पेन के अंदर जो है वो डेफिकेशन का मसला जो है वो आ रहा होता है, सो पेनफुल आफ्टर कॉन्स्टिपेशन। लेकिन एनल फिशर की पेशेंट कहता है कि मुझे पखाना नहीं करना, मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो स्वेयर पेन होता है ड्यूरिंग डेफिकेशन। तो डिज़ाइन रेड ब्राइट रेड ब्लीडिंग, ठीक है। तो पेनफुल स्टूल की जो पासेज आफ्टर कॉन्स्टिपेशन उसको कहते हैं एनल फिशर। तो हर हार्ड जो स्टूल होता है वो आपका एनल मिकोजा के अंदर क्या कर देता है? टेयर कर देता है, जिसकी वजह से इंटरनल स्फिंक्टर का स्पाज़म में आपको पेन देखने को जो है वो मिल रहा होता है। फिर आपका जाता है प्री एनल एब्सेस। प्री एनल एब्सेस के अंदर जो है वो आपकी पेनफुल फ्लूकेंट स्वेलिंग होती है एनस के इर्द गिर्द, ठीक है। और एनल ग्लैंड जो है तो उसका इन्फेक्शन होता है, पस की कॉम्बिनेशन होती है, और जो पस होती है वो आपकी जो है प्री एनल एब्सेस के अंदर एब्सेस है तो पस है, फीवर की हिस्ट्री है, और उसके अंदर कांस्टेंट पेन या सीवियर या फीवर आपको जो है वो फ्लक्चुएशन जो है वो आपको देखने को मिल रही होती है। तो पेन और फीवर जो है प्री एनल एब्सेस के अंदर होता है। फिस्टुला इनों के अंदर क्या कहते हैं अपना रिकरेंट जो है वो ड्रेनेज देखने को मिल होती है फ्रॉम द प्री एनल ओपनिंग, यानी कि एब्सेस जो होता है वो ड्रेन होने के बाद आपकी एनल कनाल और स्किन के दरमियान जो है वो ट्रैक्ट बना देती है, ठीक है। तो इस ट्रैक्ट को या पस डिस्चार्ज जो है वो बार बार जो है वो आता रहता है, उसको कहते हैं फिस्टुला इन एनो। अच्छा, पिलोइडल पिलोनाइडल साइनस, यंग मेल विद हिस्ट्री ऑफ पेनफुल डिस्चार्ज स्वेलिंग इन अ सैक्रोसाइगल एरिया, यानी कि नेटल क्लेफ्ट के अंदर जो है वो हेयर है वो पेनिट्रेट जो है वो होते हैं, और क्रोनिक इन्फ्लामेशन या साइनस होती है। तो लोकेशन क्या होती है आपकी? मिडलैंड सैक्रोसाइगल या नेटल क्लेफ्ट। तो पाइलोनीडल साइनस के अंदर जो यंग मेल होता है उसको पेनफुल या डिस्चार्जिंग स्वेलिंग देखने को मिल होती है सैक्रोसाइगल एरिया के अंदर,
ठीक है। तो क्लिनिकली आपने जो है लोकेशन को जो है वो फॉरवर्ड डाउन करना है, और इसके अंदर जो है वो अक्यूट एब्सेस की वजह से आपको जो है ड्रेनेज करनी होती है, और रिकरेंट की वजह से आपने ऑक्सीजन या डेफिनेटिव प्रोसीजर जो वो करना होता है, और हेयर हाइजीन या हेयर की जो है रिपोर्ट करनी होती है। फिर आपका आ जाता है डिवर्टिकुलाइटिस, इन्फ्लामेशन हो रही होती है, इन्फ्लामेशन है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन है, फीवर है, ल्यूकोसाइटोसिस है, इन्फ्लामेशन हो रही है, ठीक है। और मेजेंट्रिक इस्कीमिया जो सा होता है वो आपका सीवियर पेन होता है आउट ऑफ प्रोपोर्शन। ये लफ्ज़ मैंने आपको कई बार पढ़ाया है। मेजेंट्रिक इस्कीमिया के अंदर जो होता है वो एफिब से एम्बुलेंस जो होता है वो स्पीरियर मेजेंटिक की तरफ आ जाता है, वहाँ पे लॉज हो जाता है, और इंटेस्टाइन का इस्कीमिया होता है, जिसकी वजह से जो नर्व है वो सीवियर पेन देती हैं, और अर्ली एब्डोमेन जो है वो आपको सॉफ्ट होता है, बाद के अंदर जो है फाइंडिंग ज़्यादा हो जाती है। तो इट इज़ अ मेजेंटेरिक इस्कीमिया। हाँ, अक्यूट पैंक्रेटाइटिस के अंदर भी पेन सीवियर आउट ऑफ प्रोपोर्शन होती है, उसका पेशेंट भी पैंक्रेटिक कैंसर का पेन भी ऐसे ही होता है, ठीक है। एक तो मुझे ना अभी पसीना आ रहा है क्योंकि मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, और मैंने जो है वो फ़ैन भी जो है वो ऑफ़ किया हुआ है, इसकी वजह से। इस्कीमिक बाउल क्या होता है? एल्डरली वैस्कुलर पेशेंट एब्डोमिनल पेन विद ब्लड डायरिया, यानी कि बाउल की जो ब्लड सप्लाई होती है वो कम हो जाती है, और म्यूकोसा जो है वो सबसे पहले इस्कीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपको पेन के साथ साथ जो है वो ब्लड डायरिया जो है वो देखने को मिल रहा होता है। और हम डिफ्रेंशिएट करते हैं हमें मेजेंटेरिक इस्कीमिया के साथ, जिसके अंदर पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन आपको देखने को मिल रहा होता है, लेकिन एफिब के साथ इसके अंदर ब्लड डायरिया की कोई हिस्ट्री नहीं होती। बाकी इस्कीमिक कोलाइटिस के अंदर जो बाउल होता है वो एल्डरली वैस्कुलर पेशेंट के अंदर होता है, ब्लड डायरिया जो है वो ज़्यादा कॉमन होता है। रेसेंटली में आपको फीवर इन्फेक्शन की स्थिति जो देखने को मिल रही होती है। फिर आपको आ जाता है डायबिटिक फूड के जो फूड अल्सर या रिड्यूस सेंसेशन, आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ वेरी इंपॉर्टेंट पीएडी। अथोरिसिस जो है इसके अंदर आपको कॉफ पेन होता है ऑन वॉकिंग एंड रिलीज बाय रेस्ट। ये एक्सरसाइज की हिस्ट्री आती है, चलने फिरने की आती है, कि जो पेशेंट होता है उसको एथेरोस्क्लेरोसिस से जो है वो नैरोइंग होती है लिम्ब की आर्टरीज़ की, तो लेग की आर्टरीज क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है। तो जब बंदा चलता है, वॉक करता है, तो उसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है वो रिड्यूस हो जाती है, मसल की ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम होती है, जिसकी वजह से आपको क्लॉडिकेशन जो है पेन होता है। क्या होता है? क्लॉडिकेशन पेन, ठीक है। और उसकी वजह से रेस्ट से जो है उसकी डिमांड कम होती है और पेन आपका रिलीव हो जाता है। तो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ को आपने याद रखना है वॉकिंग के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कई बार आया और बच्चे जो है वो गलत भी कर देते हैं। अक्यूट लिम्ब इस्कीमिया, क्रोनिक लिम्ब इस्कीमिया के अंदर क्या फ़र्क है कि अक्यूट लिम्ब इस्कीमिया के अंदर जो है वो सडन कोल्ड पल्सिसनेस आपको देखने को मिल रही होती है, और पेनफुल लिम्ब देखने को मिल रहा होता है। सो इट इज़ अ 6 पीस: पेन, पेलर, पल्सिसनेस, पैरालिसिस पैरालिसिस एंड पायोकिलियोथर्मा, यानी कि सडन आर्टेरियल की ब्लॉकेज से आपका जो लिम्ब है उसकी ब्लड सप्लाई जो है वो कट आउट हो जाए, ठीक है। लेकिन क्रोनिक के अंदर ऐसा हो, सीवियर क्रोनिक आर्टीरियल डिजीज़ के अंदर जो रेस्ट पे भी आपको जो ब्लड सप्लाई है वो इनसफिशिएंट हो, और लेग जो है लटकाने के साथ साथ जो ग्रेविटी है वो ब्लड फ्लो जो है वो इंप्रूव करे, और जो है पेन है उससे जो है वो रिलीव हो। फिर डीवीटी आसान है कंपार्टमेंट आपको मैंने बताया हुआ है, नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस जो है वो मैं ऊपर आपको बता के आया हूँ, ठीक है ना। इसके अंदर भी सीवियर आउट ऑफ प्रोपोर्शन आपको जो है वो पेन देखने को मिल रहा होता है। सेलुलाइटिस भी मैं आपको बताया कि रेड वार्म टेंडर जो है स्किन आपको जो है देखने को मिल रही होती है, यानी कि गर्म आपकी जो होती है, रेडनेस होती है, वार्म होती है, स्वेलिंग होती है और पेन होती है। फिर आपकी जाती है एब्सेस, फ्रीक्वेंट पेनफुल स्वेलिंग। एब्सेस के अंदर आपको जो है फीवर की हिस्ट्री लाजमी जो है वो देखने को मिलेगी, और ड्रेनेज के साथ साथ जो है वो आपका ठीक होता है, साथ आपने एंटीबायोटिक देंगे। बाउंड हीलिंग, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, पोस्ट ऑपरेटिव फीवर, पोस्ट ऑपरेटिव इलियस, एनास्टोमोटिकली सर्जिकल सेप्सिस, शॉक ही है इनटू द साइट के आपका जो ट्रॉमा है, सेप्सिस है, उसकी कंडीशन को जो है वो आप बताया गया हो, ठीक है। और जो मैनेजमेंट है वो शॉक की टाइप की हो गया, अदर सेप्टिक है, कार्डियोजेनिक, ऑब्स्ट्रक्टिव है या न्यूरोजेनिक है, ये आप सीवीएस के अंदर भी जो है वो कई बार पढ़ चुके हैं। और अच्छा, एक चीज़ है मैं आपको पढ़ा देता हूँ, एक मिनट। हाँ, पोस्ट ऑपरेटिव के अंदर ना मैंने ये खुद भी पढ़ा था कि अगर डे 1 के ऊपर है ना, याद रखें कि अगर डे 1 के ऊपर है पोस्ट ऑपरेटिव, तो माइल्ड फीवर है तो वो इन्फ्लामेटरी हो सकता है, यानी कि एटलेक्टेसिस वगैरह के साथ कंसर्न कर सकता है डे 1 में। अगर डे 3 to 5 है ना, तो वो आपका यूटीआई और अमोनिया, ये 2 चीज़ें। और अगर डे 5 या ऑनवर्ड है ना, तो वो फिर आपको वाउंड इन्फेक्शन के साथ जो है वो कोरिलेट कर होता है, जिसमें पोस्ट ऑपरेटिव फीवर नज़र आ रहा होता है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर सर्जिकल सेप्सिस के अंदर सेप्टिक शॉक के अंदर जो है वो हमने शॉक के मतलब होता है कि टिश्यू की परफ्यूजन हो जाना, और हाइपोवोलेमिया के अंदर ब्लड फ्लूइड कम हो जाना, तो वो उसको कंट्रोल करना है। सेप्टिक के अंदर इन्फेक्शन, वेसोडिलेशन वगैरह हो जाना, कार्डिक के अंदर पंप फेलियर हो जाना, ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर टेंशन उतार या टेम्परेट हो जाना। तो उसी तरीके से आ रहा होता है कि हेमरेजिक शॉक के अंदर जो है वो आपकी किधर है, हेमरेजिक शॉक के अंदर आपको जो है वो ट्रॉमा, ब्लीडिंग और कोल्ड क्लाम स्किन देखने को मिल होती है। सेप्टिक के अंदर भी आपकी जो है वो वार्म होती है, और अर्ली स्किन आपको जो देखने को मिल रही होती है। और टेंशन न्यूमोथोरैक्स के अंदर जो है आपको ट्रैकल शिफ्ट या एब्सेंट ब्रेथ साउंड जो है आपको देखने को मिल रही होती है, जो आपकी काज की रीज़न बनती है।
फिर फ्लूइड रेसिस्टेशन है कि आपने जो है पेशेंट अगर हाइपोटेंसिव है, टैकीकार्डिया के अंदर है, ट्रॉमा सेप्सिस के अंदर है, तो आपने उसको डिहाइड्रेशन को पहले जो है डिहाइड्रेशन सेप्सिस में जो है वो क्रिस्टल जो है आपके यूज़फुल होते हैं। नॉर्मल स्लाइन आपने जो है वो लगानी है। बर्न का जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है आपका कि बर्न पेशेंट अगर आपके पास आता है विद फ्लूइड कैलकुलेशन इनलेशन इंजरी साइन, तो आपने जो बर्न स्किन है उसके जो बैरियर है उसके वो जो बैरियर्स को डिस्ट्रॉय करा होता है, जिसकी वजह से आपके जो फ्लूइड लॉस है वो सबसे ज़्यादा हो रहा होता है। तो इंजरी एंड फ्लूइड लॉस रिक्वायरिंग एयरवे असेसमेंट, फ्लूइड रेसिस्टेशन, वाउंड केयर एंड इन्फेक्शन। सबसे पहले जब बर्न का पेशेंट आएगा तो आपने याद रखना है कि ये क्वेश्चन भी यही पूछा जाता है, तो उसके अंदर सबसे पहले आपने आईवी फ्लूइड जो है वो देने होते हैं। ठीक है, तो आपने पहले उसको हेमोडायनामिक के लिए स्टेबल करना होता है। और अगर पेशेंट की जो एयरवे कंप्रोमाइज़ है तो आपने जो है वो एयरवेज को जो है वो एक्सटर्नल बर्न की वजह से तो आपने जो है उसको जो है वो ठीक करना होता है। ठीक है ना, तो ऑलवेज फर्स्ट ऑक्सीजन, आईवी फ्लूइड्स, अगर एक्सटर्नल बर्न्स है और आपकी जो एयरवे उसकी कंप्रोमाइज है तो अपने एयरवे, फिर उसके बाद जो है वो आईवी फ्लूइड। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो जाके एनाल्जेसिया या वाउंड केयर आपने देनी होती है। हेड इंजरी के अंदर जो है वो ट्रॉमा होता है, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लेकिन इससे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका एपिड्यूरल और सबड्यूरल हेमाटोमा। ये मैंने आपको न्यूरो के अंदर भी बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि एपिड्यूरल हेमाटोमा के अंदर आपको ल्यूसिड इंटरवल देखने को मिल रहा होता है। पेशेंट गिरा, उठा, गिरा, थोड़ी देर के लिए उसे बेहोश हुई, फिर बिल्कुल ठीक हो गया और फिर दोबारा बेहोश हो गया, उसे कहते हैं ल्यूसिड इंटरवल। सब ड्यूरल हेमाटोमा के अंदर जो है वो आपको जो वेनस ब्लीड है और जो पेशेंट है उसके अंदर ग्रेजुअली कन्फ्यूजन देखने को मिल होती है डेज आफ्टर फॉल, यानी कि ऐसे एपिड्यूरल के अंदर ल्यूसिड इंटरवल होता है और रैपिड डिक्लाइन होता है। ठीक है, और इसके अंदर आपको कौन सा शेप नजर आता है? लेंस। और इसके अंदर आपको क्रीसेंट, ये मैंने आपको न्यूरो के अंदर भी बहुत अच्छे से समझाया। इंट्राक्रैनियल प्रेशर, टेंशन, न्यूमोथोरैक्स, ट्रॉमा, हाइपोटेंशन, जेविटी, एब्सेंट साउंड या ट्राइकल शिफ्ट जो है आपको देखने को मिल रही होती है टेंशन न्यूमोथोरैक्स। ओपन न्यूमोथोरैक्स के अंदर आपको क्या देखने को मिल रही होती है कि जो चेस्ट वाउंड है, यानी कि चेस्ट वॉल है, उसे डिफेक्ट से जो है वो ये डायरेक्टली जो है प्लेवरल कैविटी के अंदर एंटर हो रही है और एयर जो है वो ट्राइके की बजाय वाउंड से जो है वो एंटर होती है और लंग्स जो है वो आपकी कोलैप्स हो जाते हैं। ठीक है, और हम दोनों को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, टेंशन न्यूमोथोरैक्स को और ओपन न्यूमोथोरैक्स को। टेंशन के अंदर क्लोज प्रेशर बिल्डअप होता है, यानी कि बिल्कुल क्लोज होती है। ओपन के अंदर विजिबल चेस्ट आपको नजर आती है और वॉल बाउंड से बाहर जा रही होती है। फिर आपका हेमोथोरैक्स है, यानी कि आपका चेस्ट ट्रॉमा हुआ, डलनेस हुई, ऑन्ट्रोगेन और हाइपोटेंशन। फिलहाल चेस्ट क्या होता है कि फिलहाल चेस्ट के अंदर जो मल्टीपल रिब्स है उसका फ्रैक्चर होता है और पैराडॉक्सिबल चेस्ट की मूवमेंट होती है, यानी कि अगर रिब सेगमेंट जो है वो चेस्ट वॉल से सेपरेट हो जाए, आपका जो रिब सेगमेंट है वो चेस्ट वॉल से सेपरेट हो जाए तो इंस्पिरेशन से जो है वो नॉर्मल चेस्ट एक्सपैंड होता है, बट फिलहाल सेगमेंट जो है वो इनवर्ड जो है वो मूव करते हैं। तो इसलिए क्या होती है आपकी पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग, उल्टी। स्प्लिनिकल इंजरी आपके ट्रॉमा के अंदर सबसे पहले होती है और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता क्या होता है? फास्ट स्कैन। ट्रॉमा का प्राइमरी सर्वे क्या है? ABCDE अप्रोच, ABCDE। यानी ट्रॉमा के अंदर जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होती हैं उसके अंदर आपका जो प्रॉब्लम्स होती है प्रायोरिटी के ऑर्डर के स्पीड करनी होती है, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी और एक्सपोजर। ठीक है, इस तरीके से। और ट्रॉमा के अंदर जो है वो आपने ये आपका लाजमी सवाल आएगा, इस दफ़ा भी आएगा, देखना, फास्ट स्कैन करना होता है आपने। फास्ट स्कैन, अनस्टेबल पेशेंट है, ट्रॉमा के अंदर पेशेंट है, इंट्राअब्डोमिनल ब्लीडिंग हो रही है तो उसने आपने फास्ट स्कैन करना है, जिसके अंदर अपने फ्लूइड ब्लड को जो है वो डिटेक्ट करना होता है कि वो इकट्ठा तो नहीं हुआ। हाइपोटेंसिव ट्रॉमा पेशेंट के अंदर रैपिडली जो है वो आपने डिसीजन लेना होता है और फास्ट स्कैन जो है वो आपने करवाना होता है। स्टेबल है तो सिटी, अनस्टेबल है तो फास्ट। ठीक है, और वैसे भी फास्ट ही लगाना है आपने एमरजेंसी के अंदर जब भी वो हिस्ट्री दे दो। जनरल मेडिसिन के अंदर जो है वो आपको मैंने ऑलरेडी जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको सिस्टम्स के अंदर जो है वो सिस्टम वाइज जो है वो मैंने आपको करवा दिया। आप वही अगर MCQs पढ़ेंगे तो साथ साथ जो है वो आपको ये वाले जितने भी MCQs हैं ऑलमोस्ट कितने 90 है ना, हाँ 90, और ये मैंने 90 इसलिए रखे हैं ताकि आपका कोई भी जो है वो टॉपिक मिक्स में ये वही देखें। अभी ये सारी चीज़ें हम ऊपर पढ़ के हैं। ठीक है, अगर आपकी याद रखें, अगर आपकी USMLE स्टेप 1 स्ट्रॉन्ग है ना, स्टेप 1 आपको सिर्फ 20% मेहनत करनी है और आपकी जो स्टेप 2 है वो आपकी क्लियर हो जानी है, ये मेरी बात याद रखें। ठीक हो गया, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। ऑप्शन गैनी पे बहुत अच्छा ध्यान देना है। इसके अलावा पीरियड्स के ऊपर जो टॉपिक्स मैंने बताए उसी के ऊपर, बाकी सर्जरी के जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए वो इंशाल्लाह इसी में से आपका पेपर आएगा। थैंक यू।